हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। सीजीएल मेंस 2011 से लेकर के 18 तक जितने भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से मैंने 103 क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से उन्हें देखिए और प्रैक्टिस कीजिए उनका, क्योंकि अभी जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 और 5 में आपको सीजीएल मेंस 2017 के क्वेश्चन मिलेंगे जिनको सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक के इतिहास में सबसे जो अधिक लेवल के क्वेश्चन आए हैं, टफ लेवल के क्वेश्चन आए हैं, वो केवल 2017 में आए हैं, ऐसा माना गया है सबके द्वारा। ठीक है, तो अभी चांस नहीं बनता है कि उससे ऊपर जाएगा। आपको कम से कम 2017 के पेपर्स को ज़रूर सॉल्व कर लेना चाहिए। और उसके सारे क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री के भी सॉल्व कर रखे हैं और अलग अलग कई सारे चैप्टर्स के सॉल्व कर रखे हैं मैंने। आप प्ले लिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल मेंसुरेशन पे आया हूँ, तो मेंसुरेशन भी अभी इस वीडियो में 2017 तक के ख़त्म हो जाएंगे और अगले में 2018 वाले भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आप ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी क्वेश्चन बताए गए हैं, तरीके बताए हैं, उन्हें देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम आने से पहले। साथ ही साथ आपको बता दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी वीडियो चल रही है हमारी साथ में, अगर आप नहीं देखें तो उन्हें भी ज़रूर से देख लें। और अभी पिछले 1-2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई, इसका कारण है बारिश का होना और मौसम का ख़राब रहना, जिसके कारण बिजली नहीं आती है टाइम पे। और वैसे भी हम लोगों की तरफ इधर गांव में काफ़ी दिनों से बारिश चल रही है, जिसके कारण बारिश में रिकॉर्डिंग थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में बाकी चीज़ें भी रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो वैसे में आपको वॉइस क्लियर नहीं मिलेगी, इसीलिए बारिश के टाइम पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। चलिए, फिलहाल जैसे ही अभी मौसम ठीक हुआ है मैं रिकॉर्ड करने आ चुका हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्त, पहले सवाल में आपको दे रखा है कि एक ठोस घन की भुजा है 8 सेंटीमीटर, वह ऊपरी सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है। ठीक है, वह ऊपरी सतह के विकर्णों पर 4 समान भागों में काटा जाता है। प्रत्येक भाग का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया बताना है। पहले तो आप बात समझ लो कि है क्या यहाँ पे। एक आपको दिया गया है ठोस घन, यानी कि आपको क्यूब दिया गया है। मान लेते हैं ऐसा है क्यूब अपना। एक मिनट। अब इसमें बोल रहा है कि ऊपरी सतह पर घनों के अकॉर्डिंग काटा गया है 4 समान भागों में, घनों के नहीं, विकर्णों के समान। ठीक है, आप देखिए विकर्ण इसमें अगर आप खींचते हैं तो ऐसे बनेगा, 2 विकर्ण दोनों डायगोनल्स। अब इसके अकॉर्डिंग काटा गया है, यानी कि नीचे भी ऐसा ही कट लगेगा। एक मिनट, इस तरीके का कुछ। अब इसमें से जो ये बाहर निकलेगा, मान लो एक पोर्शन कटने के बाद, हालांकि ये 4 समान भागों में कटेगा, आपको भी पता है इस चित्र को देखने से। और प्रत्येक भाग का आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अगर इसमें से एक पार्ट को मैं बाहर निकाल के बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, प्रिज्म के जैसा बनेगा, इस तरीके का। ऐसा एक प्रिज्म मिलेगा हमें बनता हुआ। ठीक है, अब इसी प्रिज्म का आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे भाई? जैसे बेलन का निकालते हैं, क्योंकि बेलन भी एक प्रिज्म है। तो अब देखिए, प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, अब बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, ये होता है TSA इजक्वल टू, यानी कि टोटल सरफेस एरिया इजक्वल टू CSA। CSA का मतलब हुआ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना में आधार का क्षेत्रफल यानी कि बेस का एरिया। ये आपको चेक करना है। अब देखिए, इसे निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इसमें देखिए, चूंकि घन की भुजा 8 थी, आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, घन की भुजा 8 थी तो इसमें सारा 8 हो जाएगा। लेकिन ऊपर वाला ये जो विकर्ण है ये कितना होगा? देखो ज़रा, विकर्ण जो होगा ये होगा 8√2। क्यों 8√2 होगा? क्योंकि ये ऊपर वाला जो ये एक बना हुआ है चतुर्भुज जैसा आप देख रहे हैं, ये क्या है? एक वर्ग है। घन का हर एक सतह एक वर्ग होता है, ये आपको पता होगा। क्यूब का जो हर एक सरफेस होता है वह एक स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग होता है। और वर्ग का ये विकर्ण हुआ तो वर्ग का विकर्ण भुजा इंटू में √2 होता है। अगर साइड यहाँ पर 8 है तो ये विकर्ण हो जाएगा 8√2। और इसमें ये जो दोनों लाइनें बनी हुई हैं ये उस विकर्ण का आधा है, आधा होने के कारण ये भी 4√2 हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 4√2। और ये जो हाइट है ये तो 8 ही रहना है। ठीक है, ये बात आप देख के चित्र में क्लियरली समझ पाएंगे। हाइट 8 ही रहना है, क्योंकि हाइट तो पूरा रहेगा, केवल ऊपर से कटा है और नीचे से कटा है, इसीलिए ऊपर ये जो लाइन आएगा ये विकर्ण का आधा है, इसीलिए 4√2 हो गया। अब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे लिखते हैं? तो आप बोलेंगे आधार की परिधि गुना में ऊंचाई वक्र पृष्ठ होता है। बेलन के आप वक्र पृष्ठ से ये बात कंपेयर कर सकते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h होता है। 2πr यानी कि आधार की परिधि और h यानी कि ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार की परिधि और ऊंचाई अगर लिखते हैं तो आधार की परिधि का मतलब पेरीमीटर यानी कि भुजाओं का योग। तो अगर हम ऊपर वाले के भुजाओं का योग निकाल लें तो बात बन जाएगा, क्योंकि आधार नीचे भी होता है और ऊपर भी होता है प्रिज्म में, किसी एक का हम लिख लेंगे। तो देखिए, अगर सबको जोड़ेंगे ये तो 8 होना है, ये वाला लाइन 8 होगा, क्योंकि वो नहीं कटा है, जो कटा है वही आधा हुआ है।
ठीक है, तो 4 और 4 8√2 हो गया और प्लस में 8, परिधि कितना आ गया 8 और प्लस में 8√2, और इसको हमें हाइट से गुना करना है तो हाइट तो 8 ही है, और प्लस में 2 इंटू में बेस का एरिया, तो 2 इंटू में बेस का एरिया कैसे लिख सकते हैं, बेस का एरिया आपको लिखना है दोस्त। तो बेस का एरिया होता है, यहाँ पर देखो बेस जो है वो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, इसीलिए आपको 1/2 और बेस इंटू हाइट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1/2 कर लिए, और बेस क्या होगा, बेस हमारा 8 ही रहेगा, और हाइट की बात करें अगर तो हाइट तो आधी हो जाएगी, ये सीधी सी बात है, हाइट आधी हो जाएगी, तो हाइट के बदले हम क्या लिखेंगे 4 लिख लेते हैं। ठीक है, या आप हाइट यहाँ से निकाल भी सकते हैं, देखिए उसकी ज़रूरत लेकिन है नहीं। देखो हाइट निकालना है तो आप इस त्रिभुज को बना के ऐसे समझ सकते हो, ये 4√2 है, 1 मिनट मैं लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, हाइट निकालने के लिए यही वाला त्रिभुज अलग बना रहा हूँ ताकि आप बात को समझ पाएँ। ये 4√2 है अपना, ये भी 4√2 है, और नीचे वाला ये टोटल 8 है, नीचे वाला जो ये है 8 है। अब आप देखेंगे कि ऊपर जब सेम है दो भुजाएं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और जैसे ही हम ऊपर से लंब डालेंगे हाइट के लिए तो ये बराबर बराबर डिवाइड करेगा इसको 4 और 4 में। अब अगर ये वाला 4 है तो ये भी 4 होगा, तभी तो सामने वाला कर्ण जो होगा वो 4√2 होगा, आपको पता होगा 4 होता है तो 4√2 हो जाएगा, क्योंकि 1 और √2 का रेशियो चलता है, ये आपने त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा, या फिर पाइथागोरस लगा के आप निकाल भी सकते हैं। तो हाइट को मैंने डायरेक्ट 4 लिख दिया। अब आप काट के आंसर लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए अगर आप काटते हैं यहाँ से तो ये तो मिल जाएगा आपका, 2 से 2 कट जाएगा तो 8 चौका ये 32 हो गया, और ये 8 8 64, 64 और 32 कितना हो जाएगा दोस्त 96, और प्लस में 8 को 8 से गुना करेंगे तो 64√2, 96 प्लस 64√2 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। देखिए अभी मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अभी मेरे पास थोड़ी कमी है रिसोर्सेज की, डिवाइसेस की, इसीलिए लिखने में मुझे दिक्कत होती है। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप हर एक बात को क्लियरली समझ पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में जा कर के कोई भी कंपेरिजन नहीं होता है, वहाँ पर आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं, और जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप ज़रूर से उसे समझने की कोशिश कीजिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लगभग सारी कटिंग के क्वेश्चन जो सॉलिड को काटा जाता है, ठोस को काटा जाता है, वो सारे आपको एक क्वेश्चन 2017 में जितने भी आए थे वो पार्ट 4 में कुछ कवर हो गए हैं, और पार्ट 5 में यानी कि इसमें कुछ कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है एक सम पिरामिड का आधार जो है वो वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है। पिरामिड की हाइट आपको 22 सेंटीमीटर दे रखी है, आधार की उसकी भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। आयतन बराबर है तो आयतन इक्वेट करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, पिरामिड का आयतन कर देना है गोले के आयतन के बराबर। अच्छा देखिए, पिरामिड का आयतन का सूत्र क्या होता है, इसके लिए मैंने बोला था कि आप शंकु से यानी कि कोण से कंपेयर कर लो। ठीक है, कोण का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 और πr² h होता है। अब इसमें πr² आधार का क्षेत्रफल है और h क्या है, हाइट है, तो यही बात हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पिरामिड के लिए कि ये 1/3 पिरामिड के वॉल्यूम में, और πr² के लिए हम बेस का एरिया लिख देंगे, आधार का क्षेत्रफल और इंटू में हाइट, ये हो गया पिरामिड का वॉल्यूम। ठीक है, तो पिरामिड का कोई भी फॉर्मूला आप शंकु से इक्वेट कर सकते हैं और कंपेयर करके फॉर्मूला लिख सकते हैं, याद रखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, और जब आप ऐसा करने लगोगे तो आप खुद से याद हो जाएगा। अब देखिए पिरामिड का अगर मैं वॉल्यूम लिखूं तो 1/3 और πr² के बदले में आधार का क्षेत्रफल लिखूंगा, तो आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, इसमें आधार की भुजा 14 है, यानी कि आधार अगर वर्ग है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, और इंटू में हाइट कितना है 22। ये वॉल्यूम किसके बराबर है, गोले के वॉल्यूम की, तो गोला का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई होता है, तो पाई के लिए हम 22/7 लिख लेते हैं, और r³ होता है, यही r आपको बताना है। यहाँ से आप देखेंगे 22 से 22 कट जाएगा, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, और कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो ले चलते हैं उस तरफ। ये 14 का स्क्वायर है। अच्छा बताओ, 14 में 2 बार 7 आएगा, 14 के स्क्वायर में 2 बार 7 आएगा और 2 बार 2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो हम डायरेक्ट इस 4 से इसको काट के और 7 का स्क्वायर लिख देते हैं। अगर ये 7 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ से r अपना 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 यहाँ 2 बार है, यहाँ पर 1 बार 3 बार हो गया, तो r³ अगर 7³ है तो r कितना हो जाएगा 7, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज के आधार में है, यानी कि समबाहु त्रिभुज ही है, आप ये समझ लो। आधार की परिधि जो है वो 18 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की जो हाइट दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है, प्रिज्म का वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है, आयतन।
देखिए मैंने ये बोला था कि प्रिज्म को किससे आप कंपेयर कीजिए, प्रिज्म को कंपेयर कीजिए आप सिलेंडर से यानी कि बेलन से। ठीक है, प्रिज्म को आपको किससे कंपेयर करना है दोस्त, बेलन से करना है, सिलेंडर से। और जो भी बेलन का फॉर्मूला होता है उसी से रिलेट करके आप प्रिज्म का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है ये पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें पाई आर स्क्वायर होता है बेस का एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल। आधार आप देख रहे हैं कि वृत्त होता है इसमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर यानी कि ये बेस का एरिया है, और इंटू में हाइट। तो बेस एरिया इंटू में हाइट ये किसी भी प्रिज्म पर लागू हो जाएगा, केवल बेलन पर ही नहीं लागू होगा। तो यही फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख लेंगे। प्रिज्म का हमें आयतन बताना है तो हम प्रिज्म का वॉल्यूम लिखेंगे बेस का एरिया इंटू में हाइट। तो बेस का एरिया यानी कि आधार का क्षेत्रफल कैसे लिख सकते हैं, आधार जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेंगे, आधार का क्षेत्रफल के बदले में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर। अब त्रिभुज का भुजा क्या होगा, परिधि यानी कि परिमाप दे रखा है आपको। अगर पेरीमीटर 18 है तो त्रिभुज का परिमाप 18 है, तो हर एक भुजा 6 का आ जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में परिमाप 3a होता है, और 3a अगर 18 है तो a कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने भुजा का स्क्वायर के बदले में 6 × 6 लिख दिया। और प्रिज्म की ऊंचाई साथ में लिखनी है, तो प्रिज्म की ऊंचाई हो गई 20। अब ये 4 से कटा देंगे तो 4 × 5 = 20 और 36 × 5 = 180 √3 आ जाएगा अपना आंसर, जो कि ऑप्शन डी में है। आसान सवाल है, आपको फार्मूला वगैरह पता होना चाहिए। फार्मूला नहीं पता है तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से रिलेट करके फार्मूला लिखिए। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक शंकु की हाइट है 20 सेंटीमीटर, आधार का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। आसान सा सवाल है। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया शंकु में कितना होता है, पाई आर और एल होता है। अभी देखो हमें ज़रूरत है आर की और एल की, तभी हम बात निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आर और एल हम कैसे निकालते हैं, आप देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया है वो हम लिख लेते हैं। हमें आधार का क्षेत्रफल पता है, आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर हमें पता है कितना है 154। आधार कैसा होता है, शंकु में वृत्त जैसा होता है, इसीलिए आधार के क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर लिख दिया मैंने। और पाई आर स्क्वायर अगर 154 है तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये आपको याद होगा कि जब पाई आर स्क्वायर 154 होता है तो रेडियस 7 होता है। अब अगर रेडियस 7 है और हाइट हमें कितना दे रखा है, देखिए हाइट दे रखा है 24। आप हिंदी में मत देखिए, इंग्लिश वाले में सही है। हाइट दे रखा है 24, ये 7 24 तो एल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय भी आप लगा सकते हैं। अगर आर 7 है एच 24 है तो एल कितना हो जाएगा 25। और अगर ये तीनों आपको पता चल गया तो पाई आर एल आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए पाई आर एल में पाई आर तो आप लिख ही सकते हैं, जब रेडियस 7 होता है तो 2 पाई आर कितना होता है 44, और हमें केवल पाई आर की ज़रूरत है तो हम 22 लिख लेते हैं। और एल के बदले कितना लिखना होगा 25, और 22 को 25 से गुणा कीजिएगा तो 550 आ जाएगा। ठीक है, यही अपना आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आसान सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक समवृत्ताकार ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या है 7 और ऊंचाई है 28 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है जिसकी भुजा का अनुपात क्या है, 2:3:6। अब घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। अब देखिए, इसके लिए मैंने सोचा कि सारे ऑप्शंस तो अलग अलग हैं, सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ऑप्शन को देख करके ये बात समझ पाएंगे कि सारे ऑप्शंस अलग अलग हैं। अगर इसमें मैं केवल मल्टीपल ढूंढ लूँ तो भी बात चल जाएगा, क्योंकि हमें भुजाओं का रेशियो पता है और हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें तो हम मल्टीपल तो ढूंढ सकते हैं। कैसे, जैसे हम केवल रेशियो पर काम करें, केवल रेशियो से ही घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू में एल बी, यानी कि 3 दूना 6 और प्लस में 6 3 18 और प्लस में 6 दूना 12। यही होगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ये आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा 2 गुना में 18 और 12 30 और 6 36 और 36 दूना होता है 72, यानी कि आंसर 72 का मल्टीपल आएगा। और 72 का मल्टीपल आप साफ साफ देख रहे हैं कि ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। अब रह गया बात कि पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दूं, वरना आपको ख़राब लग जाएगा। तो चलिए सॉल्व कर देता हूं। देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि पिघला करके दूसरा चीज़ बनाया जा रहा है। और मैंने बोला है कि जब भी एक सॉलिड को पिघला करके दूसरा सॉलिड बनाया जाए तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। तो वॉल्यूम सेम करेंगे। वॉल्यूम सेम करने के लिए हम पहले बेलन का वॉल्यूम लिख लेते हैं। अच्छा देखो, मान लो हम भुजाओं को 2x 3x और 6x मान लें, घनाभ की भुजाओं को 2x 3x और 6x मान लें, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो तीनों को अगर आप गुणा करेंगे तो 6 3 18 दूना 36 हो जाएगा, और x का क्यूब हो जाएगा साथ में, क्योंकि सब में हमने x लगा करके माना हुआ है। 2x 3x और 6x को गुणा करेंगे तो 36x³ आ गया। अब हमें लिखना है यहाँ पर वॉल्यूम किसका, बेलन का, क्योंकि ये जो घनाभ का वॉल्यूम है, आयतन है, ये बेलन के आयतन के बराबर होगा।
अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई के लिए तो हम वैल्यू लिख लेते हैं, या देखो यहाँ पर आर ही दिया हुआ है 7, जब आर 7 हुआ है दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर के बदले हम डायरेक्ट 154 लिख देते हैं, और एच तो 28 दे रखा है। अब इसको काट लो, कटेगा, देखो ये 7 से 4 बार में कट जाएगा, ये 9 से 4 बार में कट जाएगा, और कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है। तो एक्स क्यूब अपना कितना आ जाएगा, 7 से गुना करो, 7 चौक 28 और 15 सते 105 और 2 107, इतना आ गया, और बटे में 9। एक्स क्यूब की वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि एक्स की केवल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1078 और बटे में 9 और इसका क्यूब रूट, यही एक्स की वैल्यू आएगी। यहाँ से भी आप मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये भी केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन डी में। अब अगर आपको वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, ठीक है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था, तो आया कितना था 72, और साथ में एक्स स्क्वायर भी आएगा। चलो निकाल के ही दिखा देता हूँ। अभी अगर आप घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने जाओगे तो वो हो जाएगा एरिया बराबर 2 इंटू में एल बी, तो एल हो जाएगा 3 दूना 6 एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स हमने साथ में माना हुआ है सबके। फिर दूसरा आएगा 6 3 18 एक्स का स्क्वायर, और वैसे ही अगला आएगा अपने पास 6 दूना 12 एक्स का स्क्वायर, यानी कि सबको गुना करके आ जाएगा 72 एक्स का स्क्वायर। अब इसमें हम 72 को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, और एक्स के स्क्वायर के बदले में जो हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1078 और बटे में 9 और इसका स्क्वायर, ठीक है। आप समझ लेना, ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है, ऑप्शन डी के बराबर आ जाएगा। लिखने में थोड़ी कमी ज़रूर है, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे ऐसा मुझे आशा है। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए क्या कि आपको लिखने से परेशानी है, आपको ये लिखावट कुछ समझने में दिक्कत होती है कि नहीं, या फिर आप समझ जाते हैं क्लियरली, ये बात ज़रूर से कमेंट करके बताना मुझे। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक समवृत्ताकार बेलन बनाया जाता है जहां ए जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग तथा 2 आधारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। आप जरा बात को ध्यान से समझिए, ए जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया है, और साथ ही साथ उसी में आता है 2 आधारों का क्षेत्रफल, यानी कि टी ए से प्लस में 2 इंटू में बेस का एरिया है ए। और बी क्या है, बी है इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया। और ए अनुपात बी आपको 3:2 दिया है। बेलन का आयतन दिया है 4312 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, यहाँ पर आयतन है तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग आपको बताना है। चलिए कोई बात नहीं है, दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग निकाल लेंगे। देखिए सबसे पहला बात कि हमें जो रेशियो दिया है यहाँ से हम काम शुरू करते हैं। सवाल देखने में बड़ा ज़रूर है, लेकिन आसान है सवाल बनाने में। देखिए मैं अभी सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो ए रेशियो बी हमें 3:2 दिया है। इसमें ए क्या है, आपको पता है कि ए है यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में 2 आधारों का क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन में, 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि 2 पाई आर और इंटू में आर प्लस में एच, ये तो हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में 2 आधारों का भी क्षेत्रफल है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। बेलन में एक आधार पाई आर स्क्वायर होता है, दोनों आधार ले लेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका रेशियो किसके साथ दिया है, बी के साथ। बी है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई आर और एच है। अभी देखो 2 पाई आर कट जाएगा, इसमें भी कटेगा, इसमें भी है, और यहाँ भी 2 पाई और आर से स्क्वायर कट जाएगा, और इनका रेशियो किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। अभी ऊपर हमारे पास एक आर यहाँ पर बचा और इधर आर प्लस एच बचा है, तो सबको जोड़ेंगे तो ये 2 आर और प्लस में एच हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना आ जाएगा, एच। 2 आर प्लस एच बाई एच कितना आ गया, 3/2। यहाँ से अगर आप तिरछा गुना करते हैं तो 2 दूना 4 आर और इक्वल टू में 3 एच में से एक एच जाएगा तो 2 एच। 2 एच बराबर में 4 आर है, यानी कि एच बराबर में कितना आ जाएगा, 2 आर आ जाएगा, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर, एच बराबर 2 आर आएगा कि 4 आर आएगा, कहीं गलती कर दिया हमने क्या, 1 मिनट, चलो वापस गुना करके चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4 आर और ये, अच्छा ठीक ठीक, एच बराबर 4 आर ही ना आएगा, क्योंकि 2 एच तो उधर भी आ रहा है। एच बराबर 4 आर आएगा, आप सॉल्व कर लेना इसको। एच बराबर 4 आर आ गया तो हमें अब आयतन दिया है, यहाँ से हमें रेडियस निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेन बात है हमें बेलन के दोनों आधारों का क्षेत्रफल बताना है। आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर का डबल बताना है, और इसके लिए आर का होना बहुत ज़रूरी है। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आयतन दिया है तो आयतन निकाल लेते हैं। आयतन कितना दिया है, अब देखो एच बराबर 4 आर आप याद रख लो, मैं इसे काट करके वापस लिखूंगा क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो अगर आप ये लिख लिए हैं तो अभी मैं हटा रहा हूँ, एच बराबर 4 आर आपको बस याद रखना है।
देखिए वॉल्यूम आपको 4312 दे रखा है, और बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम आयतन लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर और इंटू में एच। एच के बदले में हम 4r लिख देते हैं। अभी आपने नीचे पढ़ा था कि एच बराबर 4r आया था, तो यहाँ पर 4r लिख दिया, क्योंकि सारे आर के टर्म में होंगे तभी तो हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये है किसके बराबर, तो आप बोलेंगे ये दिया हुआ है 4312 के बराबर, 4312। अब देखो 4 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये कट जाएगा, 10 चौके 40, और 4 से काटना है तो 4 एक बार में और 0, और फिर 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32, 1078 आएगा। अब देखो अगर 1078 को आप 154 के फॉर्म में लिख लो तो और बेहतर होगा। ठीक है, 154 के फॉर्म में कैसे, जैसे मान लो मैंने 1078 को ऐसे लिख दिया कि ये पाई आर स्क्वायर और गुना में आर जो है, ये देखो 1078 किससे 154 से अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग 15 सत्ते 105 7 बार में जा सकता है। मैं केवल 15 से अभी जोड़ रहा हूँ, देखो है तो 154 से डिवाइड करना, लेकिन केवल 15 से मैं अनुमान बैठा रहा हूँ कि 15 सत्ते 105 होता है, तो इसके करीब का है, तो 7 से गुना करके देखेंगे तो आपका ये आ जाएगा, यानी कि ये 154 और इंटू में 7 है। अब अगर ये 154 इंटू 7 है तो आप देख रहे हैं कि आर की वैल्यू 7 हो चुकी है, या पाई आर स्क्वायर अगर 154 है तो भी आर की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 7। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है बेलन के आधारों का क्षेत्रफल का योग। ठीक है, अब एक आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें दोनों आधार बताना है, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, और पाई आर स्क्वायर कितना है 154 है, तो यहाँ पर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 308, यानी कि ऑप्शन 308 है ये, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आशा है कि आप बात समझ पाए होंगे। ठीक है, आप 2 बार 3 बार देखिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ज़रूर आप बात को समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, इसे पिघला करके एक घन बनाया जाता है और इस प्रक्रिया में 28% सामग्री जो है वो वेस्ट चली जाती है। अब कह रहा है कि घन को पिघलाकर वापस एक अर्धगोला बनाया गया और इस प्रक्रिया में भी 28% सामग्री वेस्ट चली गई। फिर इस अर्धगोले को पिघलाकर 2 समान त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं और इस प्रक्रिया में भी 20% सामग्री वेस्ट चली गई, व्यर्थ हो गई। तो जो दोनों नए गोले बने हैं उनकी आपको त्रिज्या बतानी है कि क्या होगी। काफ़ी ध्यान से बात को समझिएगा। देखिए मेन मुद्दा है इसमें कि 20-20% करके 3 बार इसमें सामग्री कम हो गई है। अगर 20-20% 3 बार हो गई है तो आप या तो सक्सेसिव लगाओ या फिर ऐसे कर लो, जैसे आपने पढ़ा होगा कि SICI में जैसे हम करते हैं। मेरा SICI का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, SICI में जैसे हम करते हैं रेशियो लगाते हैं, वैसे रेशियो लगा देते हैं। ठीक है, यह बात ये आपने परसेंटेज वगैरह में पढ़ा होगा। 20% लॉस होने का मतलब है -1/5। 20% का मतलब ही है 1/5 और लॉस हो रहा है, इसका मतलब है -1/5। इसका मतलब आप इधर से समझिए, देखिए 20% का मतलब हो गया 1/5, और ये लॉस है यानी कि इतना व्यर्थ चला जाता है। इसका मतलब कि अगर 5 यूनिट सामग्री थी तो उसमें 1 की कमी आ गई। अब देखिए पहले बार में 5 से सामग्री घट के कितनी हो गई, 4 हो गई, 1 यूनिट की कमी हो गई, यही दिया था यहाँ पर। और ऐसा 3 बार हुआ है। अब इसमें देखिए ये 5-4 है क्या, तो आप देखेंगे कि पहले मैं बड़ा वाला गोला की बात कर रहा हूँ और फिर जो लास्ट में 2 छोटे गोले बने हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, स्मॉल का बात कर रहा हूँ, स्मॉल मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बड़ा गोला में अगर मान लो सामग्री टोटल 5 खर्च हुआ था तो छोटे वाले में कितना लगेगा, 4 लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा 3 बार होने के बाद आया है, 3 बार 20-20% कम हुआ है, यानी कि हम इसका क्यूब कर लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ये बात आपने रेशियो में पढ़ा होगा। अब देखो यानी कि बड़ा वाला का वॉल्यूम अगर, या बड़ा वाला में जो सामग्री लगा था वो अगर 5 का क्यूब था तो छोटा वाला में ये कितना था, 4 का क्यूब था। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये 125 बन गया। इसी बात को पहले आप ध्यान से समझिए। इतना बात में मैंने क्या समझाया, मैंने बोला 20% लॉस होने का मतलब है कि अगर 5 यूनिट टोटल वैल्यू है तो उसमें 1 की कमी हो जाना। अब 20% सामग्री पहला बार कम हो जाता है, यानी कि वो 5 से 4 हो जाता है। दूसरा बार भी 20% सामग्री कम होता है, यानी कि हम स्क्वायर कर लेते। तीसरा बार भी ऐसा हुआ है तो हमने क्यूब कर दिया 3 बार के लिए। इसका सीधा मतलब हुआ कि बड़े गोले का, जो शुरू में बड़ा गोला है ठोस, उसका अगर आयतन 125 था तो लास्ट में जो 2 नए गोले बने हैं, यहाँ पर लास्ट में समान त्रिज्या के 2 नए गोले बनाए हैं, उनका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब इसमें पता है इसमें 2 गोले छोटे छोटे शामिल हैं तो हर एक गोले का वॉल्यूम कितना होगा, 32 होगा। तभी तो दोनों गोलों को मिला करके कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं एक बड़े गोले का और एक छोटे गोले का, तो देखो वॉल्यूम का रेशियो हमें कितना पता है, वॉल्यूम का रेशियो हमें पता है कि बड़े गोले का अगर 125 है आयतन, तो छोटे गोले का आयतन कितना है, 32।
64 तो दो गोलों को मिलाकर आयतन था, ये ध्यान रखिएगा। दो समान गोले बनाए गए हैं लास्ट में, यहाँ पर सवाल में साफ साफ लिखा गया है, ठीक है। तो अगर दोनों गोलों को मिलाकर के 64 वॉल्यूम था तो हर एक गोले का वॉल्यूम कितना हो गया, 32 और 32, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो लिख दिया, तो बड़े वाले का वॉल्यूम अगर 125 है तो छोटे वाले का कितना है, 32 है। और अगर ये आयतन का अनुपात है तो यहाँ से रेडियस का अनुपात लिखने के लिए हम क्यूब रूट ले लेंगे। तो 125 का घनमूल कितना आ जाएगा, 5 क्यूब रूट, और 32 का क्यूब रूट तो नहीं निकाला जा सकता है, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 3 और इंटू में क्यूब रूट ऑफ 32। अब ये आ गया हमारे पास रेडियस का रेशियो। अब ये अगर रेडियस का रेशियो है तो हमें बताना क्या है, छोटे वाले की त्रिज्या ही बतानी है बस। तो चलो ये तो अब इजीली निकाल सकते हैं ना। इस 3 और रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए जरा, 8 चौके 32 है, और 8 में से मैं केवल इसको लिख रहा हूँ, 5 को नहीं लिख रहा हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दोस्त कि ये है क्यूब रूट ऑफ 32 को हम लिख सकते हैं 8 चौके 32, और 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो 2 और क्यूब रूट ऑफ 4 आएगा, इतना आएगा अंदर में, ठीक है। तो ये आ गया रेडियस का रेशियो, यानी कि बड़े वाले का रेडियस अगर 5 है तो छोटे वाले का रेडियस इतना है। अब यहाँ से हमें छोटे वाले का रेडियस कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, देखिए आपको ये दिया हुआ है सवाल में कि बड़े वाले का रेडियस है 21, और अगर हमें रेशियो पता चल गया तो हम रेशियो से ये कह सकते हैं कि रेशियो में बड़े वाले का जो रेडियस है वो है 5, लेकिन सवाल में रेडियस तो 21 दे रखा है, तो हम ये बात कह सकते हैं कि 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 21, और हमें बताना है 2 और 3√4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 21/5, और 2 और क्यूब रूट ऑफ 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 दूना 42, और फिर क्यूब रूट ऑफ 4 और बाई में 5। ये अपना आंसर आ गया। ये है छोटे वाले का रेशियो, सॉरी रेडियस। कैसे निकाला मैंने, बस यहाँ से रेशियो बैठा दिया हमने। अगर रेडियस का रेशियो निकाल ही लिया है तो बाकी ही क्या रह गया, 5 की वैल्यू 21 दे रखी है, तो 2 और क्यूब रूट ऑफ 4 का वैल्यू हमें बताना है। तो 5 अगर 21 के बराबर है तो 1 यूनिट 21/5 के बराबर होगा, और 2 और क्यूब रूट 4 अगर निकालना है तो इससे हम गुना करा देंगे। अब इसको अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो 5 8 40 और 5 चौका 20, इसका जो सही उत्तर आएगा दोस्त, ये ध्यान रख लो, सही उत्तर इसका आ रहा है कितना, और यही सही उत्तर है, जो ऑप्शन में लगा है वो सही नहीं है। इसका सही उत्तर है 8.4 और क्यूब रूट ऑफ 4। 8.4 और क्यूब रूट ऑफ 4 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए ये कितना आएगा आपका, 8.4 और क्यूब रूट ऑफ 4 आएगा। ये जो है ये सही उत्तर है इसका, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सारे ऑप्शंस गलत हैं और जो सही आंसर है वो है 8.4 और क्यूब रूट ऑफ 4। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, इस सवाल में आपको क्या दिया है, यहाँ पर बोला गया है कि एक अर्धगोले की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे पिघलाकर एक बेलन बनाया जाता है, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो है 2:3। तो आपको बताना है आधार की त्रिज्या क्या होगी। देखिए जैसे ही मैंने ये देखा कि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, तो मैंने बोला था कि ये रेशियो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं h/r+h, ठीक है। आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप जरूर से पहले 3 भाग देख करके आइए। ये कितना दे रखा है आपको, 2/3 दे रखा है। अब ये अगर 2/3 है तो यहाँ से हम डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं दोस्त कि ये 3h है और 2h, यानी कि केवल h बराबर कितना आ गया हमारे पास, 2r आ गया। h बराबर कितना आ गया, 2r आ गया। अब h बराबर अगर 2r आ गया तो हमें क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है 14, तो हमें अर्धगोले की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे पिघला करके बेलन बनाया गया है और बेलन के आधार की त्रिज्या हमें बतानी है। चलो कोई बात नहीं है, बेलन के आधार की त्रिज्या बतानी है तो आपको पता है कि अर्धगोले को पिघलाकर बनाया गया है। अगर अर्धगोले को ही पिघलाकर बनाया गया है तो आयतन तो बराबर होना है यहाँ पर, तो आयतन बराबर कर लेते हैं। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 और πr³। तो पाई आर है हमारे पास 14, तो ये हो जाएगा 14 गुणा में 14 गुणा में 14, या फिर 14 का क्यूब हम लिख भी सकते थे, एक ही बार 14 का क्यूब ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 14 का क्यूब, 2/3 πr³ मैंने अर्धगोले के लिए लिख दिया, और ये बेलन के आयतन के बराबर हो गया। तो बेलन में होगा πr², और h, तो h के बदले में वापस हम 2r ही लिख देते हैं क्योंकि हमें तो r ही निकालना है। अब देखिए इसमें से ये 2 पाई से ये 2 पाई तो साफ हो गया। अच्छा, 2 से कुछ नहीं कटा, नहीं 2 है यहाँ पे, कट गया, और ये पाई भी कट गया। अब हमारे पास रह गया इधर r³। तो r³ हमारे पास कितना आ गया दोस्त, तो आप बोलेंगे 14 का क्यूब और बटे में 3। अब यहाँ से डायरेक्ट r बराबर आप लिखोगे तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा आपको, किसका, 14 का क्यूब का और बटे में 3 का।
तो 14 क्यूब है तो 14 तो उसमें से बाहर आ जाएगा, लेकिन नीचे क्यूब रूट ऑफ 3 रह जाएगा। यही अपना आंसर है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल में आएंगे। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक घन का आयाम जो है यानी कि डायमेंशंस हैं 8 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर और इंटू में 12 सेंटीमीटर। इसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। आपको बताना है कि ऐसे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सवाल देखने में छोटा है, थोड़ा सा बड़ा जरूर है, कैलकुलेटिव भी लग सकता है आपको, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कैलकुलेटिव लगना चाहिए। देखिए करना क्या है, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि छोटे घन बनेंगे कितने, फिर उनका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा और इस घनाभ का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि सरफेस एरिया में कितने की वृद्धि हो रही है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो छोटे वाले घन के सरफेस एरिया तो हम एक घन के निकाल ही सकते हैं, लेकिन कितने घन कट के बने हैं ये पता नहीं है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने घन कट के बने हैं। तो हम नंबर ऑफ क्यूब्स अगर लिखते हैं छोटे वालों में, नंबर ऑफ क्यूब्स यानी कि छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम को डिवाइड कर लेते हैं, बड़े वाले का आयतन और बटा में छोटे वाले का आयतन लिख देंगे तो नंबर पता चल जाएगा। तो बड़े वाले का आयतन तो दिया हुआ है 8 गुना में 10 गुना में 12, यही आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और नीचे वाले घन की भुजा 2 है तो घन में आयतन होता है भुजा का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8 ही आएगा। ये 8 8 कट गया, इसका मतलब 120 नए क्यूब्स बनेंगे। अब इनका अगर हम टोटल सरफेस एरिया लिख दें तो घन का सरफेस एरिया 6L² होता है। तो 6 और L कितना है, 2 है यहाँ पर छोटे वाले में, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और गुना में कितने ऐसे हैं तो 120 घन है तो 120 से हम गुना कर लेते हैं। मैं क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ छोटे घनों का टोटल। तो अगर एक घन का क्षेत्रफल आप लिखेंगे तो 6 और साइड का स्क्वायर होता है घन में, तो 6 और साइड 2 दे रखा था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। और ऐसे 120 घन है तो 120 से हमने गुना करा दिया। तो ये हो जाएगा कितना, 12 चौक 48, और उसको हम 6 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहो तो 6 चौका 24 और 12 चौक 48 का 8 और 12 दूना 24 और फिर 4 28, इतना आएगा अपना 2880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब देखिए अभी हमें आप इसको भी निकालना पड़ेगा कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है। तो अगर आप घनाभ का टोटल सरफेस एरिया काउंट करोगे तो ये कैसे निकालते हैं, 2 इंटू में LB यानी कि 8 दहा 80 और प्लस BH यानी कि 12 दहा 120 और फिर 12 8 96, इनको आपको गुना कराना पड़ेगा। तो ये 2 इंटू में कितना आ जाएगा, देखो इनको जोड़ते हैं तो जोड़ने पर ये कितना आ जाएगा, 296 आ जाएगा। और 296 को अगर आप 2 से गुना करते हो तो 6 दूना 12 और ये आ जाएगा 29 दूना 58 और 1 59, इतना 592 आ गया। अब देख लो आपकी कितने की वृद्धि हो रही है। तो अगर आप वृद्धि यहाँ से निकालते हैं तो आप डायरेक्ट इसको घटा लो, पता चल जाए कितने की वृद्धि हुई है। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 और यहाँ पर बच गया हमारे पास 7, 17 में से 9 जाएगा वापस 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 8 नहीं 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2 और 2, 2288 की वृद्धि हो गई है। यही आपको परसेंटेज में काउंट करना है। तो लिख लो वृद्धि हुई है 2288 की, कितने से वृद्धि हुई है तो आप बोलेंगे 592 से, क्योंकि पहले 592 था सरफेस एरिया, अभी 2880 हो गया है। तो बढ़ कितना गया है, 2288 बढ़ गया है। तो 2288 किससे बढ़ा है, 592 से और गुणा में 100, यही आपको कैलकुलेट करना है। अब इसी में आप जितना कम या ज़्यादा समय लगा लेंगे ये आपके हाथ में है। चलिए मैं काट रहा हूँ जहाँ तक कट रहा है। पहले तो देखो ये 4 से कटता नज़र आ रहा है, 4 से अगर काटेंगे तो ये 4 से कितना बार में कट जाएगा, 8 से कटेगा क्या, पहले चेक करो। तो 8 तियाँ 24 और 8 छक 48, ऊपर वाला कट जा रहा है। नीचे अगर बात करें तो 8 सत्ते 56 और 8 चौके 32, 8 सत्ते 56 8 चौके 32, ये 8 से कट गया। और ये 8 से अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा 8 दूना 16 और फिर 6 8 तो 8 अट्ठे 64 और फिर 8 छक 48, इतना कट गया। 74 को आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं, 37 दुना में 74 हो जाएगा। और ये कितना बार में कट जाएगा तो आप बोलेंगे इसे 2 से काटते हैं तो ये 14 दूना 28 और 3 दूना 6, इतना बार में कट जाएगा। अब देखिए 37 से ये 143 तो नहीं कट सकता है, लेकिन 37 से 148 जरूर कट सकता है 4 बार में। तो अगर मैं इसको लगभग 148 मान लूँ, क्योंकि सारे ऑप्शंस दूर दूर हैं, आप चेक कर सकते हैं, लगभग ये 148 होता है। ज़रा बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा देखिए कैलकुलेशन हमारे पास बंच किया गया है, मैं वापस आपको करके दिखाता हूँ। ये सारी बातें तो आपने लिख ली होगी, मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ। देखो इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये अगर 148 होता तो हम 37 से इसे 4 बार में काट देते, यानी कि हमारा 400% आ जाता है आंसर। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये 148 से थोड़ा नीचे है, यानी कि आंसर भी 400 से थोड़ा नीचे रहेगा। और 400 से थोड़ा नीचे हमारे पास ऑप्शन डी है, बाकी तो बहुत नीचे हैं।
मैंने 143 को 148 समझ के और 4 बारी में कटा दिया और ऐसे में 400% की वृद्धि हो गई। लेकिन आपको पता है कि एक्चुअल में वो 148 नहीं था, वो 143 ही था, यानी कि 148 से कम था। तो आंसर भी एक्चुअल में 400 नहीं आएगा, 400 से कम आएगा, लेकिन बहुत कम नहीं आएगा, थोड़ा कम आएगा, जो कि ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी अपना आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। पिरामिड की ऊंचाई भी आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। पिरामिड को उसके आधार के समांतर दो कटाव से 3 भागों में काटा जाता है। कटाव जो लगाए गए हैं वो आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर लगाए गए हैं। तो आपको बताना है कि सबसे ऊपर तथा सबसे नीचे वाले भाग के आयतन में अंतर कितना होगा। चलिए कोई बात नहीं है, बात करते हैं रेशियो पे। सबसे पहले आप ये समझ लो कि अगर ये टोटल हाइट है, मान लो टोटल हाइट यानी कि ये कितनी हो गई, 21 हो गई। टोटल हाइट 21 थी, तो अगर ये 21 है तो इसमें से आप कहेंगे कि पहला कटाव लगाया गया है कितना पर, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, यानी कि यहाँ से ये अगर 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई है तो इतना कटाव लगा दिया गया। दूसरा कटाव 14 पे लगा है, यानी कि यहाँ पे मान लो ये भी 7 होगा फिर, तभी तो ये टोटल 14 बनेगा। दूसरा 14 पे कटा है। अब यहाँ से हम एक बात ये कह सकते हैं कि सबसे ऊपर वाला ये जो छोटा हिस्सा है इसकी जो लेंथ बचेगी ये 7 बचेगी, क्योंकि टोटल 21 था। 21 में से अगर ये 14 कट गया तो बचा 7। ऊपर वाले हिस्से का जो लेंथ है वो है 7, और ऊपर से ये दूसरे हिस्से तक की बात करें, देखो ऐसे शायद आपको नहीं समझ में आए, एक पिरामिड ही बना लेते हैं। पिरामिड के बदले हम शंकु भी बना सकते हैं, ये बात मैंने कई बार आपको समझाया हुआ है, तो मैं शंकु से ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने एक शंकु बना लिया। अब आप इसमें बोलेंगे कि हाइट के अकॉर्डिंग काटा गया है, लेकिन कैसे काटा गया है? इस तरीके से काटा गया है कि पूरा 21 में से देखिए पहला बार तो 7 काट दिया गया, मान लो एक कटाव यहाँ लगा है, एक कटाव यहाँ लगा है। अब बोलेंगे कि पहला बार 7 की ऊंचाई पर अगर काटा गया है, यानी कि ये 7 यूनिट है, तो ऊपर से यहाँ तक जो शंकु बच रहा है ये वाला, इसकी हाइट कितनी बच जाएगी? तो हम 21 में से इस 7 को हटा देते हैं। अगर 21 में से इस 7 को हटा देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा? ये वाला हाइट बच जाएगा 14। 21 में से 7 जाएगा तो 14। ऐसे ही दूसरा कटाव लगाया गया है 14 पे, यानी कि नीचे से यहाँ तक जो हाइट हो गया वो हो गया 14 यूनिट। 14 तक काटा गया है। 14 तक अगर काट के आप हटा देंगे 21 में से, तो ऊपर वाला कितना बच जाएगा दोस्त? ये बच जाएगा 7। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला जो हाइट बचेगा, कौन सा ऊपर वाला हाइट, केवल यहाँ से यहाँ तक, ये कितना बचेगा? देखिए यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितना बचेगा? 7 यूनिट। ठीक है, और पूरा ऊपर से नीचे तक कितना है? ऊपर से नीचे तक तो 21 है। यानी कि कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हाइट का जो रेशियो आएगा वो सबसे छोटे वाले का 7 होगा, उससे बड़े वाले के लिए 14 होगा, और सबसे बड़े वाले के लिए 21 है। ये तो सवाल में ही दे रखा है। तो हाइट का रेशियो 7, 14 और 21 हो गया, ये मैं बताना चाहता था। अब अगर ये बात आप समझ गए हैं तो देखो, हाइट का रेशियो अगर इतना है तो आप बोलोगे ये कटने के बाद तो बन जाएगा 1 2 3। ठीक है, हाइट का रेशियो अगर 1 2 3 है तो आपने ये पढ़ा होगा कि वॉल्यूम का रेशियो हमेशा क्या होता है? 1 7 और 19 होता है। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने डायरेक्ट पढ़ा होगा, और ऐसे कई सारे सवाल मैंने इस तरह के पिछली 2-3 वीडियो में मैंने कर रखा है। तो वॉल्यूम का रेशियो अगर 1 7 19 आ गया, अब यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि हमें सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले भाग के आयतन का अंतर बताना है। तो देखो, ऊपर वाले का अंतर आयतन तो 1 है और नीचे वाले का है 19। इनको अगर घटाते हैं तो 18 आएगा। 18 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, यानी कि आंसर 18 से कटेगा। 18 से कटने का मतलब आंसर 9 से ही कटेगा। ठीक है, तो आप ज़रा कटने वाला चेक कर लो, 9 से कहीं सारे तो नहीं कट रहे हैं। देखो 9 से ये तो नहीं कट रहा है, ये 8 7 15 और 6 21, ये भी नहीं कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। तब तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पहला ऑप्शन भी 9 से कट रहा है। चलो कोई बात नहीं है, अभी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हमें क्या निकालना है अब? इसको वैल्यू निकालना है कि ये कितना वैल्यू देगा आपको। हमने रेशियो में ये बताया था आपको कि 18 यूनिट रेशियो में आ रहा है। चलो वॉल्यूम अगर हम निकालते हैं मान लो, तो हमें दिया क्या है यहाँ पर, एक बार पढ़ लेते हैं, 1 मिनट। अच्छा देखिए, अगर मैं पूरे वॉल्यूम की बात करूँ, इस पूरे की वॉल्यूम का, तो पूरा वॉल्यूम हम लिख सकते हैं, क्योंकि सवाल में हमारे पास डेटा है। इसका आधार जो है ये एक वर्ग है जिसकी भुजा है 12 और हाइट है 21। तो पिरामिड का हम वॉल्यूम कैसे लिखते हैं? शंकु के वॉल्यूम से हम कंपेयर कर लेंगे 1/3 और इंटू में बेस 1/3 और इंटू में बेस का एरिया और इंटू में हाइट। तो बेस का एरिया कितना हो जाएगा? वर्ग है 12 सेंटीमीटर वाला, तो 12 का स्क्वायर ये 144 आ जाएगा, और इंटू में हाइट कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 3 7 21। तो ये जो आ रहा है वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा।
ठीक है। अच्छा, टोटल वॉल्यूम हम रेशियो में लिखने की बात करें तो रेशियो में कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब यानी कि 27 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 27 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 144 गुना में 7 है, 144 और गुना में 7, और हमें बतानी है 18 यूनिट की वैल्यू। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, देखो ये 3 से 9 बार में कट जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे ये 3 से कट गया 9 बार में, और ये 2 से कट गया 9 बार में, और ये 4 4 8 1 9, 3 से इसको भी आप काट सकते हैं कितना बार में, तो आप बोलेंगे ये 3 चौके 12 और 3 अट्ठे 24 कट जाएगा, यानी कि 8 सत्ते 56 और 6 दूना 12, यूनिट डिजिट कितना आ गया 2, इकाई का अंक 2 आएगा। देखो हम पहले से ही शुरू में इकाई का अंक 2 ही काउंट कर लेते तो भी अच्छा होता, क्योंकि इकाई का अंक 2 केवल एक ही ऑप्शन में है। चलिए एक बार वापस आपको समझा देता हूँ सब कुछ हटा के। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि हाइट का रेशियो हमारे पास कितना आ गया था, 7 14 और फिर 21, ठीक है, यानी कि ये कटने के बाद बन गया था 1 2 और 3। और जब भी हाइट का रेशियो 1 2 3 होता है तो वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, 1 7 और 19, ठीक है। अभी देखो हमें यहाँ से घटा करके हमें पहले वाले का और लास्ट वाले का अंतर बताना था सवाल में, कि ऊपर वाले का और सबसे नीचे वाले का आयतन का अंतर कितना होगा, जो कि हमारे पास कितना आ गया था 18 यूनिट, और इसी का वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि 18 से कटने वाला हमारे पास दो दो ऑप्शन आ गया था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कि टोटल वॉल्यूम कितनी थी। तो टोटल वॉल्यूम अगर आप निकालते हैं तो ये ध्यान रखना कि ये जो आयतन का अनुपात है 1 7 19, इसमें आप 19 को टोटल वॉल्यूम मत समझ लेना, ऐसे गलत हो जाएगा, क्योंकि 19 जो था ये हमने जो 3 पार्ट काटा था, तो इसमें देखो जो एक है ये इसका वॉल्यूम है 1 यूनिट, इसका वॉल्यूम है 7 यूनिट, और ये जो नीचे बच रहा है इसका वॉल्यूम है 19 यूनिट। सबका वॉल्यूम नहीं है, सबको जोड़ोगे तब आपको सबका वॉल्यूम मिलेगा, और सबको जोड़ करके कितना मिल जाएगा, 27, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि सबका वॉल्यूम अगर मैं निकालूं तो वो 27 यूनिट आएगा, क्योंकि हम रेशियो जोड़ लेते हैं सबके लिए। तो 19 और 7 26 और 1 27 यूनिट की वैल्यू सवाल में दे रखी थी। हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम 1/3 बेस का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई। तो बेस है 1 वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल 12 का स्क्वायर यानी कि 144, और इंटू में हाइट 21 था, तो ये कट गया था 3 सत्ते 21, और आप अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 27 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा। देखो 7 चौक 28, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, यहाँ से भी 7 चौक ही किया जाएगा तभी 8 आ सकता है, यानी कि लास्ट वाले को 4 से जरूर गुना किया जाएगा, और हमें बताना है 18 यूनिट की वैल्यू। तो इसको भी अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, यूनिट डिजिट 2 आएगा, और यूनिट डिजिट 2 केवल ऑप्शन ए में है। अब आशा है कि बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल आ गया 2017 मेंस का ही है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ए का मतलब है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बी का मतलब वैसे ही आपको दे रखा है, बी का मतलब है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले के अंदर 4 एक समान वृत्तों में से एक समान वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। सी का मतलब भी ऐसे ही दिया है, और डी का मतलब भी ऐसे ही दिया है। अब देखो आपको ए बी सी डी में रिलेशन बताना है कि कहाँ पर ये बड़े होंगे या छोटे होंगे। तो सबसे पहले हम केवल शुरू वाले को निकालना शुरू करते हैं। चलो पहला और दूसरा। पहले आपको दिया है ए वाले में कि 1 सेंटीमीटर भुजा के अंदर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। कोई बात नहीं है, देखो एक वर्ग मैंने बनाया, इसके अंदर सबसे बड़ा जो वृत्त बन सकता है इसका क्षेत्रफल बताना है। अब देखो अगर ये साइड आपको 1 दिया हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्त, आधी हो जाएगी। ये भुजा अगर 1 है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर 4, तो एरिया आ गया अपना पाई/4 पहले वाले का। अब बी वाले का बात करते हैं, तो बी में ऐसे ही 4 समरूप वृत्त बनाए गए हैं। देखो अगर आपको पता हो कि आप 4 बना लो, अंदर 9 बना लो या 16 बना लो, सबका क्षेत्रफल समान होता है, ये बात अगर आपने पढ़ी होगी। मैंने ये सेम सवाल कराया है ज्योमेट्री की वीडियो में, अगर आपने ज्योमेट्री नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए, ज्योमेट्री की वीडियो में मैंने सेम सवाल कराया हुआ है। वहीं पे ये बात आपको समझाया था कि कैसे चारों ऑप्शंस बराबर होंगे। फिलहाल मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको शुरू में ही आंसर मिल जाएगा। देखिए मैंने पहला निकाला। अगर आप बी की बात करते हैं तो बी में आपको 4 ऐसे ही बनाने हैं वृत्त। तो 4 वृत्त अगर अंदर होता, मान लो 1 2 3 और 4, अगर 4 वृत्त होता तो अगर आप त्रिज्या की बात करते हैं तो आप देखेंगे ऐसे ये व्यास आ गया 4r, क्योंकि 2r पहले का व्यास होगा, दूसरे वृत्त में भी 2r व्यास होगा। तो आप 4r बराबर अगर लिखते हैं, साइड 1 है इस, ये पूरा वर्ग की भुजा तो 1 है, तो 4r अगर 1 है तो केवल r कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो अगर r 1/4 है तो यहाँ से अगर आप एरिया लिखते हैं दूसरे वाले में बी की वैल्यू,
तो आप बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 1/4 का स्क्वायर, और ऐसे 4 वृत्त हैं तो 4 से आप गुणा भी करोगे तो ये 4 से कट जाएगा, यानी कि आंसर यहाँ पर भी पाई/4 आएगा। यानी कि ए का भी एरिया है पाई/4, बी का भी एरिया है पाई/4, और आप देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में ये मैच नहीं कर रहा है ए बराबर बी। ए और बी का एरिया बराबर आ गया तो ए बराबर बी तो होना चाहिए था ऑप्शन में, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ए बराबर बी नहीं है, ना तो दूसरे में है, ना ही पहले में, ना ही तीसरे में, तो ये सारा ही गलत हो गया और ऑप्शन डी सही हो गया। बाकी आप चेक करोगे तो ऐसे कंडीशन में चारों बार, चाहे आप एक वर्ग के अंदर कितने भी वृत्त बना लो, मैक्सिमम एरिया वाले जो टोटल एरिया होगा वृत्तों का वो सेम रहता है, ये ध्यान रखना है। देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक प्रिज्म का आधार जो है वो एक वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की हाइट है 80 सेंटीमीटर और प्रिज्म को आधार के समांतर 9 कटावों द्वारा 10 भागों में काटा गया है, तो आपको 10 भाग का कुल मिलाकर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि अगर आधार वर्ग है, ये कुछ ऐसा है प्रिज्म, इस तरीके का चित्र की हालांकि इसमें कोई ज़रूरत है नहीं, फिर भी चित्र में बना देता हूँ, डायरेक्ट पूरा ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए इस तरीके का कोई ये प्रिज्म है, एक ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा है प्रिज्म हमारे पास, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको पूरा बना भी सकते हैं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके का प्रिज्म है टोटल। अब आपको ये बोला गया है कि इसको 9 बार काट करके और 10 भागों में बराबर बराबर काट दिया गया है, तो 10 का कुल मिलाकर पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब मेन समझने वाली बात यह है कि अगर आप इसे एक बार ऐसे काटते हैं तो काटने के बाद जो प्राप्त होगा, ये जो इसमें प्राप्त हो रहा है ये वाला, ये एक घन बन जाएगा, ठीक है। और अगर एक घन बन गया ये, तो हम एक घन का एरिया निकाल करके और 10 भाग ऐसे बने हैं तो 10 से गुना कर देंगे। घन का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप बोलेंगे घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर एक घन का अगर एरिया लिखें तो 6 और इंटू में साइड, देखो इसमें ये कह रहा है कि टोटल ऊंचाई थी 80, ये टोटल ऊंचाई 80 था और इसको 10 बराबर भागों में काट दिया जाएगा तो हर एक भाग का हाइट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि नहीं, अगर पूरा यहाँ से ऊपर से नीचे तक ये हाइट 80 है और 10 बराबर भागों में आप काटेंगे तो ये 80 10 बराबर भागों में बंट जाएगा, 8 बटेगा, यानी कि एक भाग का जो हाइट होगा वो 8 होगा। और चूंकि वो घन है इसीलिए उसमें आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी कह लो 8 ही होगा। तो एक घन का जो एरिया होता है वो 6L स्क्वायर होता है, तो 6 8 का स्क्वायर, और ऐसे ऐसे 10 घन बने हैं तो 10 लिख दिया हमने। ये देखो 8 का स्क्वायर, तो लास्ट डिजिट आएगा 4 और इसमें 6 है तो 4 छक 24, लास्ट डिजिट आएगा 4 और ये एक जीरो, यानी कि लास्ट डिजिट होंगे 4 जीरो, ऑप्शन सी में है और ये अपना आंसर है। मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैंने ये बोला दोस्त यहाँ पर कि 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो ये 64 और गुना में 6 और ये 6 चौका 24, यानी कि यूनिट डिजिट 4 होगा और ये एक जीरो आएगा लास्ट में। तो आप देख लो 40 किस में है, ऑप्शन सी में है, या आप जीरो हटा करके ही सब में देख लो कि 4 किस में है, जीरो हटाने के बाद ऑप्शन सी। देखें भाई अगला सवाल हमारे सामने है, सवाल नंबर 116। काफ़ी अच्छा सवाल है, आप ज़रूर से ध्यान लगा के समझिए इसको, ठीक है। और काफ़ी बार मिटाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल है। देखिए सवाल में क्या दिया गया है आपको कि एक 90 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 120 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु है जो अपने आधार पर खड़ा है, ठीक है। इसे आधार के समांतर 2 कटाव से 3 भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि तीनों भाग की ऊंचाई ऊपर से नीचे की ओर जो है वो 1:2:3 है, तो मध्य भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए अगर सबसे आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये एक ऐसा है शंकु है आपको दिया हुआ, ठीक है। और इस शंकु को 3 भागों में काटा गया है, 2 जगह से काटा गया है, मान लो ये 2 जगह से ऐसे कुछ काट दिया गया, ठीक है। एक जगह से यहाँ पे कट गया, एक जगह से यहाँ पे, और ऐसे में ये जो बीच वाला पार्ट आ रहा है इसका एरिया हमसे पूछ रहा है मध्य वाले का। तो आप देख रहे हैं कि ये मध्य वाला एक फ्रस्टम बन गया है जिसको हम हिंदी में छिन्नक बोलते हैं। तो छिन्नक का जो क्षेत्रफल होता है या फ्रस्टम का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, इसका अगर फॉर्मूला आपको पता हो तो ये फॉर्मूला होता है पाई और इंटू में देखो अगर नीचे वाला बड़ा आर है और ऊपर वाला छोटा आर है मान लो, तो ये होता है बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर और प्लस में आर प्लस आर और इंटू में होता है एल, ठीक है। एल यानी कि ये एल इधर वाला, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से हम एक बात अंदाज लगा सकते हैं कि बाहर पाई आने का मतलब है कि आंसर 11 से कटेगा। और अगर आप ऑप्शन चेक करते हैं तो पहला वाला देखो 6 और 1 7 नहीं कटा 11 से, दूसरा तो कट ही जा रहा है क्योंकि 5 और 1 6 है। ये 8 और 1 9 में 7 जाएगा तो 2 नहीं कट रहा है, और 5 और 1 6 में से 8 जाएगा, 2 नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है, तो हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है वो अपना आंसर है।
ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिक्कत कब आएगी, जब इसमें 11 का मल्टीपल और आ जाए। ठीक है, तो एग्जामिनर को ये बात पता है कि हमें कैसे क्वेश्चन सेट करना है जिसका इजी मेथड भी हो। तो इस तरीके से आप करते तो ये तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाता, लेकिन रह गया बात कि अगर बाई चांस मान लो कि 11 का मल्टीपल एक और आ जाता, तब क्या करते, तब तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब सॉल्व करने के लिए ज़रा बात ध्यान से समझिएगा। मैं छोड़ के भाग नहीं रहा हूँ ऐसे ही कि चलो इतना सा ही बता दिया कि आगे चल के कहीं आ गया फिर से वापस 11 का दो मल्टीपल तो फिर हो जाएगा। आप तो बोलेंगे कि मैं तो सॉल्व करके आया ही हूँ, सॉल्व कर दूंगा, लेकिन दोस्त सॉल्व कर नहीं पाओगे, क्योंकि ऑप्शंस में तो दो 11 के मल्टीपल वैसे टाइम पे मिल जाएंगे। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब है, आप पहले इस रेशियो को समझ लो कि इस रेशियो में क्या दे रखा है। ये जो 1:2:3 दिया है, इसका मतलब क्या है। देखो, इसका मतलब है केवल ये वाली हाइट अगर 1 है, ये वाली हाइट 2 दी हुई है, और ये नीचे वाली हाइट 3 दे रखी है। सबसे ज़रूरी ये बात समझना है। अब ऐसे में आप ये बोलेंगे कि ये हाइट अगर 1 है तो ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 हो जाएगी, और ऊपर से बिल्कुल नीचे तक हम बात करें तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगी। यानी कि हाइट का रेशियो हमें कितना दे रखा है, 1 2 और 1 3 और 6 दे रखा है। ठीक है, हाइट का रेशियो हमें कितना दे दिया, 1 3 6 दिया। अब हाइट का रेशियो अगर 1 3 6 दे दिया, और सबसे बड़ा वाला जो हाइट है वो आपको 120 दिया है पूरे की हाइट, यानी कि 6 की वैल्यू अगर 120 दे रखी है, तो हम बोलेंगे कि 6 की वैल्यू 120 है, तो एक की ये कितना गुना हो जा रहा है, 20 गुना, तो ये 20 या 60 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट की हाइट 20 हो गई, 3 यूनिट की 60 हो गई, और टोटल हो गया 120। अब इस हाइट को हम इसमें लिख भी सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे, देखो इनको मैं हटा रहा हूँ वापस। देखिए, मैंने यहाँ पर ऐसे चित्र बनाया था, मान लो एक बार यहाँ कटा है, एक बार यहाँ कटा है, चलो वैसे ही बना लेते हैं। एक बार यहाँ पे कट गया और एक बार यहाँ पे। अब ये हाइट हमें कितनी आ गई थी, 20। इसके बाद वाली हाइट आई थी 60, और सबसे लंबी जो हाइट थी वो थी कितनी, 120। ठीक है, सबसे लंबी वाली में नीचे नहीं लाइन जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। सबसे लंबी वाली हाइट आप समझ लेना, ऊपर से नीचे तक कितना है, 120 है। अब अगर त्रिज्या की बात करें तो देखो, सबसे बड़ी त्रिज्या जो है सबसे बड़ा वाला में वो है 90। अगर त्रिज्या 90 है तो यहाँ पे मैं 90 लिख देता हूँ। अब इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी। ये दोनों त्रिज्या जब तक पता नहीं चलता है तब तक हम इसका एरिया नहीं बता सकते हैं। फॉर्मूला में आपने देखा था, ऊपर और नीचे वाला रेडियस का स्क्वायर करना है। तो हम देखो, ये आप ये समझो कि 120 को 90 कैसे लाया गया है। तो आप बोलेंगे कि 120 को 90 लाने के लिए पहले तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से गुना करेंगे, तभी ये 90 आ सकता है। 4 से डिवाइड करोगे तो ये 30 बन जाएगा, और 30 या 90, यानी कि 3/4 से गुना किया गया है। तो 3/4 से गुना किया गया है, तो हम यहाँ का रेडियस अगर निकालना चाहें ये वाला, तो इसको भी 3/4 से गुना कर लेते हैं। देखो, इसमें हाइट है 60, तो 3/4 से हम गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 15 चौके 60 और 15 तियाँ 45, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये रेडियस 45 हो गया। वैसे ही अगर इस रेडियस की बात करें तो यहाँ पर ये कितना है दोस्त, 20 है। तो 20 को हम 3/4 से अगर गुना करें तो ये बन जाएगा 4 5 20 और 5 तियाँ 15, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास, 15 यूनिट आ गया। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिमिलरिटी इसमें लगती है, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे हम त्रिभुज बनाते फिर सिमिलरिटी लगाते, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख लो कि उस हाइट को हम इस रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस चीज़ से गुना भाग करके, और वैसे ही सब पे लगा दो। तो हमने ये देख लिया, पहले वाले का रेडियस 15 आ गया, दूसरे वाले का 45, और तीसरे वाले का तो 90 दे ही रखा था। अब ये भी बात अगर आप समझ गए हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। मैं सबको हटा रहा हूँ। वापस चित्र पर अब आते हैं, और क्या क्या किया मैंने देख लो। अब 1 मिनट, देखिए मैंने बोला था कि हाइट का रेशियो हमें तो आ ही चुका है। हाइट का हालांकि अब कोई काम है नहीं, हाइट को हम छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है, फिर भी बना करके, और अभी हमें एल की ज़रूरत है तो एल निकालनी पड़ेगी, तभी हम फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो देखो, मैंने ऐसे बना दिया। अब ये पहले वाले का हाइट तो 20 था, और त्रिज्या कितना आया था, 15 था। अगर 20 और 15 है तो आप ज़रा देखो, ट्रिपलेट कोई सेट हो रखा है, हो सकता है 3 4 5, 3 5 15 है, और 4 5 20 है, तो 5 5 25 आ जाएगा। यानी कि ये हाइट कितना आ गया हमारे पास, 25। एल की वैल्यू ये 25 आ गई। ठीक है, वैसे ही दूसरा में हमें ये 60 दे रखा था। ठीक है, और ये दे रखा था 45। देखो, ये भी 3 4 5 पे सेट हो जाएगा। अगर ये 3 का 15 गुना है तो ये 4 का 15 गुना है, यानी कि ओवरऑल ये 5 का 15 गुना हो जाएगा, 75। अब अगर ये 75 आ गया तो हमें एल की वैल्यू कितनी चाहिए, केवल यहाँ से यहाँ तक चाहिए एल की वैल्यू, और ये हम निकाल सकते हैं 75 में से अगर ये 25 घटा दें तो ये एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50।
ठीक है, यानी कि एल की वैल्यू 50 आ गई। अब हमारे पास सब चीज़ है, देखो क्या क्या है, यहीं पे चित्र में समझ लो। हमारे पास ये नीचे वाला त्रिज्या है कितना, 45, ऊपर वाला त्रिज्या भी है कितना है, 15, और ये हाइट आ गया है हमारे पास 50। ठीक है, अब हम इजीली निकाल सकते हैं फ्रस्टम का एरिया। कैसे, अब देखिए डायरेक्ट मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। ऐसा है फ्रस्टम, एक मिनट, छोटा से ही बात बन जाएगा, जिसमें ऊपर वाला रेडियस है 15, नीचे वाला रेडियस है 45, और ये जो एल है ये था 50। अब अगर फ्रस्टम का एरिया आप लिखते हैं छिन्नक का क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है, पाई यानी कि 22/7, बड़ा आर का स्क्वायर यानी कि 45 का स्क्वायर, और फिर छोटा आर का स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर, और फिर आपको मिलेगा आर प्लस आर इंटू में एच, यानी कि 45 और 15 60, और इंटू में एच का मतलब 50। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही आपका सही आंसर देगा। मैं फिलहाल यहाँ से भी ये बात कह सकता हूँ कि 22 सामने आ रहा है, यानी कि ये 11 का मल्टीपल होगा, और ऑप्शन बी अपना सही है। आपको पूरा चाहिए आंसर तो इसको कैलकुलेट कर लेना। देखो मैंने तरीका बता दिया है कि बाई चांस अगर ऐसा आता है तो आप क्या करोगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेज हैं कि कोई ना कोई ट्रिक जरूर छुपा रहेगा ताकि समय बच सके। ठीक है, एग्जामिनर भी उतना ही समय देता है और उतना वैसा ही सवाल देगा जो उस निश्चित टाइम पीरियड में बनाए जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि एक बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 594 और आयतन है 1336.5 सेंटीमीटर क्यूब, तो हाइट बतानी है। इजी है, देखो जो दिया है हम उसी का रेशियो ले लेते हैं। हमें दे दिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr/h, और आयतन यानी कि πr², πr² h भी होता है। इनका रेशियो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये तो 594 है और ये है 1336, और पॉइंट में 5 तो मैं ऊपर जीरो लगा देता हूँ पॉइंट हटा के। अब आप देखोगे कि इसमें पाई से पाई तो साफ़ हो गया, आर से एक आर भी साफ़ हो गया, और एच से एच भी साफ़ हो गया। अब 2 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे दोस्त कि ये बन जाएगा हमारे पास 2 से काटने पर 2 दूना 4, और फिर 2 नवा 18, और 2 सत्ते 14 और 0। अब ऊपर और नीचे ये है, तो अभी हम देखिए काट सकते हैं क्या इसको, कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा है, चलो काटो देखते हैं क्या होता है। लास्ट में 70 है और 65 है, तो 5 से कटने का चांस है, 5 से काटिए तो ये 5 पच्चे 25 हो जाएगा, और फिर बचेगा 4 7, तो 5 निम 45, और 5 चौके 20, और 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 5 दूना 10 आ जाएगा, और फिर 5 छक 30, 5 सत्ते 35, और 5 तियाँ 15। 11 से कट जाएगा क्या, 11 पच्चे 55, और 11 चौक 44, ये 11 से कटता नजर आ रहा है। ये 11 दूना 26 है, सॉरी 11 दूना 22, और 4 7, तो 11 चौक 44, और 11 तियाँ 33, सही कटा है। अब ये कट जाएगा, अभी हमारे पास देखो 9 छक 54, कुछ गड़बड़ जा रहा है, लेकिन चेक करना पड़ेगा कहाँ गलती हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, एक मिनट। देखो कुछ गलती नहीं मिल रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे ही कटा के चेक करते हैं, अगर कुछ गलत होगा तो बाद में देखेंगे। अभी 9 से पूरा कट जाए, 9 से नहीं कटेगा पूरा, 4 3 7 और 2 9, 9 से पूरा कट जाएगा ये। अच्छा अच्छा, ये 9 से मैंने गलत काट दिया ना, इसको 6 नवा 54 बोलना चाहिए था ना, 6 से ये कटेगा 9 बार में, और 9 से इसको कटाएंगे तो ये 27 बार में कट जाएगा, और फिर आप कटाएंगे तो 9 तियाँ 27, और ये 2 तियाँ 6, यानी कि कुल मिला के आर की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। देखिए थोड़ा कैलकुलेटिव लग रहा है, 9/2 आ गया आर की वैल्यू। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, आर नीचे था इसीलिए 9/2 मैंने लिख दिया, 9 ऊपर हो जाएगा और 2 नीचे हो जाएगा। आर की वैल्यू अगर हमें मिल चुका है तो हमें बेलन की हाइट बतानी है, तो अब हम इसमें से कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर आयतन। देखो अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखता हूँ तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है, यानी कि 2 पाई का मतलब 22/7, और आर का मतलब 9/2 आ चुका है, और एच तो हमें बताना ही है, और ये है 594। अभी आपको पता है 594 11 से कट जा रहा था, तो हम इसको 11 से काट लेते हैं, 11 पच्चे 55, और 11 चौक 44, और ये 11 दूना 22, और 9 से कट जाएगा 9 छक 54, ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये 2 तियाँ 6, तो आर की वैल्यू इस 7 से गुना होकर आ जाएगा, 7 तियाँ 21, 21 अपना आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन आंसर ईजी है, बन जाएगा। देखिए दोस्त, सवाल नंबर 118, बहुत ध्यान से बात को समझिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव या बड़ा लग सकता है आपको, लेकिन ऐसे सवालों को भी प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा दोस्त। धातु का एक खोखला गोला है, ठीक है,
खोखला बेलन है, सॉरी, धातु का एक खोखला बेलन है। बेलन के बाह्य तथा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के मध्य अंतर जो है वो 352 सेंटीमीटर स्क्वायर का अंतर है। बेलन की हाइट है 24 सेंटीमीटर और खोखले बेलन की कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है 2640 सेंटीमीटर। तो आंतरिक और बाह्य त्रिज्या आपको बताना है कितना आएगा। देखिए, सबसे पहला बात है, आप चित्र से एक बात को समझ लीजिए कि ऐसा बेलन है हमारे पास, ये भी खोखला बेलन है। खोखला बेलन का मतलब इस तरीके का है, 1 मिनट, ऐसा है हमारे पास। अब इसमें जो मेन मुद्दा आता है, मेन बात समझने वाला ये आता है यहाँ पर कि अगर आप देखो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर मान लो आपको 2πRh लिखना है, जैसे इसमें दिया है कि बेलन के बाह्य तथा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो दिया है, का अंतर दिया है। तो अगर आप बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखोगे तो बाहर वाला रेडियस मान लो मैंने R2 मान लिया और पहला वाला रेडियस R1 मान लिया, ठीक है। यानी कि छोटा वाला रेडियस मैंने R1 मान लिया और जो बाहर यहाँ से यहाँ तक का है ये मैंने R2 मान लिया। तो अगर आपको दोनों देखो, बाह्य वक्र पृष्ठ और आंतरिक वक्र पृष्ठ का अंतर दिया है, बाह्य वक्र पृष्ठ आप क्या लिखोगे, या मान लो हम R1 R2 ना मान के बड़ा R और छोटा r मान लेते हैं। बाहर वाला बड़ा R है मान लो और अंदर वाला जो है ये छोटा r है। तो आप बोलोगे कि 2πRh होता है, ठीक है, 2πRh होता है हमारा वक्र पृष्ठ। लेकिन यहाँ पर r अलग अलग है, हाइट तो सेम है तो हाइट कॉमन रह जाएगा, लेकिन r अलग अलग होने के कारण यहाँ पर बड़ा R माइनस में छोटा r आ जाएगा। या फिर आप पूरा लिख के भी ये बात कह सकते हो कि 2πRh ये बाहर वाला का वक्र पृष्ठ हो गया और माइनस में 2π और छोटा r और h ये अंदर वाले का हो गया। इसमें से 2πr फिर आप कॉमन लोगे तो सॉरी 2πh कॉमन होगा ना, 2πh कॉमन लोगे तो अंदर r माइनस r बचेगा, ठीक है। ऐसे ही हर एक बार में दोनों r आएगा। तो अब मैं सवाल पे आता हूँ, ये तो मैं बस आपको बात समझा रहा था। अब यहाँ से देखिए आपको दिया है बाह्य और आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर, तो ये अंतर हम डायरेक्ट लिखेंगे 2πh, दोनों में कॉमन था और r का अंतर हो जाएगा r माइनस r। ये दिया कितना है 352। अब आप इसको पहले काट लो। तो काटने के लिए हम 2 से इसको काट सकते हैं। 2 से अगर काटेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 18 दूना 36 और 6 दूना का 12। 2 से इतना बार में कट जाएगा। अभी देखो ये 7 से कटेगा क्या, या 7 के फॉर्म में आ सकता है। तो देखो आप बोलेंगे 7 दूना 14, नहीं लग रहा है कि 7 से कटेगा। चलो कोई बात नहीं है, फिर हम पाई की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, फिर कटा लेंगे। ये कितना था 352। अगर इस पाई को हटा के मैं 22/7 रख देता हूँ तो आप कटा के देखो जरा, 22 से कटेगा तो आप बोलेंगे 22 एक बार में, तो 8 5 13 और 22 6 132, ये 16 बार में कट गया और 2 से ये 8 बार में कट गया। यानी कि आपको, अच्छा h की वैल्यू भी तो है, h के बदले में कितनी दे रखी है 28। अगर h के वैल्यू में 28 दे रखी है तो ये 7 चौक 28 और 4 दूना 8 आ गया, यानी कि r माइनस r आ गया 2। देखिए इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है कि वापस मैं लिख के आपको समझाऊँ। आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो बस इसमें वैल्यू पुट करके कटाना है और कटाओगे तो r माइनस r 2 आ गया, यानी कि दोनों त्रिज्याओं का अंतर 2 होगा। इतना बात पता चला। और ये सारे ऑप्शन में अंतर 2 2 है, इसीलिए यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला बार में आपको क्या दिया हुआ है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr और इंटू में h प्लस r, यही होता है। लेकिन यहाँ पर मेन बात है कि r दोनों बार अलग अलग है। मेन दिक्कत यहाँ पर ये आ रही है। तो यहाँ पर देखो हम टोटल सरफेस एरिया ऐसे लिख देते हैं कि अगर टोटल सरफेस एरिया आपको लिखना होता है टी ए से, तो हम क्या करते हैं, देखो टोटल सरफेस एरिया में हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और प्लस में 2 गुना में बेस का एरिया, यही लिखते हैं। तो आप अगर कर्व सरफेस एरिया लिखना चाहो तो हमने अभी ऊपर लिखा था कि ये कितना है 2πh और इंटू में r प्लस में r, यही होगा कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि h तो दोनों बार हाइट सेम है लेकिन r अलग अलग है, तो r दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। अब मैं बात करते हैं 2 इंटू में बेस का एरिया। तो 2 और बेस का एरिया क्या है, बेस एक बेलन का जो है वो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त है, या फिर वलय का क्षेत्रफल वहाँ पे लगेगा। तो संकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल आप पढ़े होंगे पाई और बड़ा r का स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाई, बड़ा r स्क्वायर माइनस छोटा r स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं बड़ा r और प्लस छोटा r और इंटू में बड़ा r माइनस छोटा r। क्योंकि देखो ऐसे बेलन था हमारा बना हुआ, ठीक है, और इसमें बाहर से भी एक बेलन था। तो अंदर वाला ये जो पार्ट आ रहा है ये कंसेंट्रिक सर्कल आ गया, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त आ गया, या फिर वलय का क्षेत्रफल आ गया, जो होता है पाई और बड़ा r का स्क्वायर माइनस छोटा r का स्क्वायर। तो वही बेस एरिया के लिए मैंने लिख दिया
टू इंटू बेस एरिया लिखना था तो टू और इंटू में पाई और बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर अगर तोड़ते हैं तो वो बड़ा आर प्लस छोटा आर और फिर बड़ा आर माइनस छोटा आर आएगा। तो बड़ा और आर और माइनस छोटा आर के बदले मैंने 2 रख दिया यहाँ पे, क्योंकि सवाल में वो हमारे पास 2 है। और टोटल सरफेस एरिया सवाल में भी आपको दे रखा है, आप चेक कर सकते हैं। सवाल में टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है 2640, तो हम यहाँ पे 2640 रख देते हैं। इसके बदले में मैंने 2640 रख दिया। अब आप काट के देख लो जहाँ तक कट रहा है। ठीक है, देखिए 2 पाई कॉमन है और एक 2 तो अंदर ही रहना है। चलिए सॉल्व करते हैं, अब इसको देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। पहले मान भर लेते हैं। ये कितना हो गया 2640 और बराबर में हो जाएगा 2 और गुणा में 22/7। 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया तो आप बोलेंगे h रह गया। h का मतलब 28 और r से गुणा कर लेते हैं तो ये 28 बड़ा R और फिर 28 छोटा R और प्लस में इसमें से 2 पाई तो बाहर चला गया है तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 और बड़ा R और प्लस 2 और छोटा R। अब देखिए इसमें अगर हम काटते हैं मान लो, तो काटने के बाद ये हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे देखो अंदर तो हम गुणा नहीं भी करते तो बात बन जाता। कोई बात नहीं, अब गुणा कर दिए हैं, नहीं तो अंदर अगर हम गुणा नहीं करते तो भी बात बन जाता। कैसे देखिए ज़रा, क्योंकि दोनों में ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ कॉमन है तो हम इजीली उसे जोड़ सकते थे। यहाँ पर हमारे पास h के बदले में 28 बचा है और r प्लस आर है अंदर, और इधर बचा है प्लस में 2 और इंटू में r प्लस आर, यही बचा है। अब यहाँ पे आप देखते हो जैसे अगर मैं काटता हूँ तो 11 से काटने की कोशिश करते हैं पहले, या 22 से ही काट लेते हैं। देखो 22 एक बार में और 22 दूना 44, ये 120 बार में 22 से तो कट गया। 2 से अगर काटेंगे तो ये 60 बार में कटेगा और 7 छक 42 यानी कि 420 और बराबर में इधर बचेगा। देखो 28 बार आर प्लस आर है और 2 बार आर प्लस आर है तो 28 और 2 ये 30 बार हो गया आर प्लस आर। अब 30 से अगर आप काटते हो तो 0 से 0 और 3 से 14 3 42 आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ कि ये बात कितना आ गया, आर प्लस आर हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। यानी कि दोनों त्रिज्याओं को जोड़ने पर 14 आना चाहिए और ये ऑप्शन डी में है केवल। ठीक है, तो देखो सवाल बड़ा है लेकिन पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप आधा सॉल्व करके ही आंसर मार्क कर सकते हो। जैसे ही मुझे ये पता चला कि आर प्लस आर 14 है तो मैंने बोल दिया कि आंसर जो होगा वो दोनों त्रिज्याओं का योग 14 होगा और अंतर होगा 2। अंतर 2 तो सारे ऑप्शन में था लेकिन योगफल 14 केवल ऑप्शन डी में है, इसीलिए डी अपना सही आंसर है। देखिए दोस्त, अगला सवाल आपको दिया गया है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या जो है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे पिघलाकर और 1.75 त्रिज्या और 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाए जाते हैं, तो ऐसे कितने शंकु बनेंगे। पिघलाकर बनाए जाते हैं तो वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। देखो गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई और आर का क्यूब, यानी कि 14 का क्यूब। तो आप चाहें तो 14 का क्यूब लिख लें या फिर 14 को 3 बार गुना में लिख लें, ऐसे ही लिख देते हैं हम। 4/3 और पाई हो गया और फिर 14 का क्यूब हो गया, और ये बराबर होगा शंकुओं के आयतन के। तो मान लेते हैं n शंकु बना होगा तो n और इंटू में एक शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई और आर स्क्वायर h। आर कितना है 1.75 है। 1.75 को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा 1 और 0.75 का मतलब 3/4, यानी कि 4 और 3 7/4 आएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 7/4 का स्क्वायर। ठीक है, 7/4 का स्क्वायर, और इंटू में आपको त्रिज्या लिखनी है तो त्रिज्या है 7/2। ठीक है, 3.5 का हो या 7/2 का हो बात बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, इधर हमारे पास 3 बार 7 आ रहा है, देख रहे हैं आप, ये 2 बार 7 यहाँ पर, 3 बार 7 यहाँ पर। अगर 3 बार 7 से इसको काटेंगे तो हमारे पास 8 केवल बचेगा, क्योंकि 14 का क्यूब का मतलब 7 का क्यूब और 2 का क्यूब हुआ, तो 7 का क्यूब तो कट गया तो 2 का क्यूब 8 बच गया। अब नीचे 3 से 3 कट गया, अब हमारे पास रह क्या गया, पाई से पाई भी कट गया है, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8 चौका 32। अच्छा यहाँ पर 4 चौका 16 भी है, तो 32 गुना में 32 आ जाएगा। 32 गुना में 32, क्योंकि नीचे भी तो 4 अभी बचा है, तो 32 गुना 32 का स्क्वायर ही आ गया 1024, यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि इस्पात से धातु का एक अर्धगोलाकार कटोरा बनाया गया है। कटोरे को बनाने में कुल 342 पाई सेंटीमीटर क्यूब इस्पात का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ कटोरा में 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब जल आ सकता है। तो कटोरे की मोटाई और बाहरी सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है। सबसे पहला बात आप ये समझ लो कि कटोरा इसका मतलब कि खोखला है,
अंदर से इस तरीके का है कटोरा, ऐसा, एक मिनट, इस तरीके का कटोरा है जिसमें बाहरी त्रिज्या भी है और भीतरी त्रिज्या भी है। तो अगर हम मान लेते हैं कि बाहरी त्रिज्या बड़ा आर है मान लेते हैं, और भीतरी त्रिज्या क्या है, ये वाली छोटा आर है, और ये जो पूरी त्रिज्या है बड़ी वाली वो कितना है, बड़ा आर है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा ज़रा, आपको ये दिया गया है कि कटोरे बनाने में टोटल 342 पाई इतना इस्पात का उपयोग किया गया है। यानी कि ये तो केवल उसके वॉल्यूम हुआ, उस इस्पात का आयतन हुआ जो इस कटोरे को बनाने में लगा है। अभी कटोरे के अंदर 144 पाई जल भी आ सकता है। यानी कि कुल वॉल्यूम की बात करूं तो यहाँ पर कुल वॉल्यूम जो होगा कटोरे का वो 2/3 और पाई आर क्यूब होगा। अब आर यहाँ पर हमें बाहर वाला लेना पड़ेगा अगर हम टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो। और टोटल वॉल्यूम होगा कितना, देखो ये इतना तो लगा है आपको उस इस्पात के लिए, और इतना जल आ सकता है। यानी कि टोटल वॉल्यूम अगर आप जोड़ते हैं दोनों को तो 4 और 2 6 और 4 4 8, 486 पाई आएगा। अब इसको आप काट दीजिए तो देखते हैं काटने के बाद ये कितना आता है। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 24 दूना 48 और 3 दूना 6। तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 3 तियाँ 9 और 24 तियाँ 72, यानी कि 729। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। आर क्यूब अगर 729 है तो आर कितना हो गया, 9। अब बाहर वाला आर अगर 9 आ गया तो आपको क्या बताना है, बाहर वाला आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी बताना था। तो बाहर वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे लिख सकते हैं दोस्त, वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले में वक्र पृष्ठ होता है 2πr², यही होता है। और 2πr² हमें बताना है, और पाई में ही सारा आंसर है। तो 2πr² के बदले में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, और 81 दूना 162 पाई। अब 162 पाई हमारे पास दो ऑप्शन में है, इसीलिए हमें और भी आंसर निकालना पड़ेगा जो कि हमें मोटाई बताना था। मोटाई कैसे निकाल सकते हैं, बाहरी त्रिज्या माइनस भीतरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या तो 9 पता है, भीतरी त्रिज्या निकाल लो। भीतरी त्रिज्या आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो भीतर वाला आयतन हमें पता है कि 144 है। तो हम आयतन अगर 2/3 और पाई छोटा आर का क्यूब लेते हैं तो ये कितना आएगा, 144 पाई आएगा, क्योंकि हम अंदर वाला आयतन निकाल रहे हैं इसीलिए अंदर वाला त्रिज्या लिए हैं। अब यहाँ पर पाई से पाई कट गया और 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, तो आप बोलेंगे 72 बार में। तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई 72 तियाँ 2 तियाँ 6 और 7 तियाँ 21, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई, 6। अब आर छोटा आर 6 हो गया, बड़ा आर 9 था, तो अंतर कितने का आ गया, 3 का, यानी कि मोटाई 3 हो गया और 162 पाई क्षेत्रफल हो गया। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्त, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि घनाभ के आकार का एक बक्सा है, बक्से का सबसे छोटा भुजा जो है वो है 20 सेंटीमीटर और सबसे बड़ा भुजा है 21 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि उस बक्से का आयतन निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। एक बात पहले समझ लो, आपकी मान लो उसकी हाइट नहीं पता है हमें, तो हम ये लिख सकते हैं कि हाइट जो होगा वो 20 से तो बड़ा होगा और 40 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि सवाल में दे रखा है कि 20 सबसे छोटी भुजा है और 40 सबसे बड़ी भुजा है। तो जो तीसरी भुजा बचती है वो हाइट हो या चाहे कुछ भी हो, आप ये कहेंगे कि वो 40 से छोटा होगा और 20 से बड़ा होगा। अब अगर मैं एरिया लिखता हूँ, मान लो बेस का एरिया लिख दूँ मैं, तो मैं इन दोनों को गुणा करा देता हूँ लंबाई गुना चौड़ाई के तौर पर, ठीक है। क्योंकि ये घनाभ है तो कहीं पर ये दोनों एक साथ मैच करेंगे, और जहाँ पर मैच करेंगे उस सतह का हम क्षेत्रफल 40 गुना 20 लिख सकते हैं, और वो आ जाएगा 800। 40 गुना 20 कितना आ गया, 800। अब अगर एरिया 800 है तो वॉल्यूम हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम होता है एरिया और इंटू में एक साइड। अब देखो ये घनाभ पर निर्भर करता है, ठीक है। अब इसमें हम मान लो 800 गुना में अगर 20 कराते हैं तो ये 8 दूना 16,000 आ जाएगा, और अगर 40 से गुना कराएंगे तो 8 चौका 32,000 आएगा। यानी कि आयतन जो हमारा होगा वो 16,000 और 32,000 के बीच में होगा, 16,000 से बड़ा और 32,000 से छोटा। और ऐसा ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है, जो कि 16,000 से ज़्यादा है और 32,000 से नीचे है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 122 में एक पिरामिड का आधार वर्ग है जिसकी भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा देखिए, पिरामिड कैसा होता है, अगर मैं छोटा सा चित्र बनाऊं, पूरा चित्र तो मैं नहीं बनाता हूं क्योंकि जितनी की ज़रूरत है उतना ही हम बनाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ बनेगा पिरामिड, मैं केवल जिसकी ज़रूरत है वो बना रहा हूं। इसमें आपको आधार वर्ग है तो आधार मैंने वर्ग बना दिया है जिसकी साइड 8 है। अगर साइड 8 है तो ये कितना मिल जाएगा दोस्त, 4 मिल जाएगा आपको आधा वाला, और हाइट इसमें आपको 16 दे रखा है तो ये 16 हो गया। अब हमें यहाँ पर बताना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, देखो अगर इसको मैं मिला दूँ, जरा ध्यान से बात समझना, इसको मैं यहाँ से ऐसे और इसको ऐसे मिला दूँ तो एक त्रिभुज बन जाएगा। और ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज बनेंगे, ऐसे ऐसे टोटल 4 त्रिभुज बनेंगे पूरे पिरामिड में। एक तो इस आधार पे बनेगा, एक इस वाले आधार पे बनेगा, एक इस वाले आधार पे, और एक
ऊपर वाले आधार पे, यानी कि चारों आधार पे ऐसे 4 त्रिभुज बनेंगे। तो अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें बेस का एरिया और ऐसे 4 त्रिभुज जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो बेस का एरिया तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि बेस वर्ग है। इस त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए आपको ये हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे दोस्त हाइट निकालने के लिए हम ये क्या कर सकते हैं, यहीं से बात बना सकते हैं। अगर ये 16 है, ये 4 है, तो ये कैसे निकलेगा, देखो अगर 16 4 को हम रेशियो में बात करें, मान लो ये 1 होता, ये 4 होता, क्योंकि 16 और 4 का रेशियो 1 4 का बनेगा, तब ये कितना बनता, तो आप बोलेंगे 4 चौके 16 और 1 ये 17 यूनिट बन जाएगा। ये 17 यूनिट बनता, लेकिन अभी ये 4 है, 4 गुना है, और ये 16 है, यानी कि ये भी 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना आएगा, यानी कि जो हाइपोटेनस आएगा वो 4√17 आएगा। तो मैं ये बात डायरेक्ट यहाँ से अब लिख सकता हूँ दोस्त कि ये 16 था, तो ये कितना आ जाएगा, 4√17 आ जाएगा। कैसे मैंने निकाला आपको निकाल के भी मैंने दिखा दिया है, या आप डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में आपको बेस का एरिया आएगा और साथ में 4 इंटू में ट्राइंगल का एरिया आएगा, 4 इंटू में ये ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल दोस्त, जो मैंने यहाँ से ऐसे खींच करके बनाया है, ऐसे 4 त्रिभुज बनेंगे। या आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, पिरामिड में टीएसए का फार्मूला होता है, कर्व सरफेस एरिया और प्लस में बेस का एरिया, तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं। बेस एरिया एक वर्ग है, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, और ये 4 गुना में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। बेस तो ये पूरा 8 है, और इंटू में हाइट हमने अभी निकाल लिया 4√17। ठीक है, तो हाइट अभी 17 आएगा, आगे 8 नहीं रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। ये 2 दूना 4 कट गया और अपना आंसर आ गया ये 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64, और 8 दूना 16 चौके ये भी 64 और √17 आ गया। यानी कि यहाँ से आप 64 अगर कॉमन ले लेते हो तो अपने पास आ जाएगा रूट का 17 और प्लस में 1। ठीक है, ये 64 है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर है। आप ऐसे कर सकते हो या फॉर्मूला बेस्ड भी बना सकते हो। चलो, इस सवाल में आपको क्या दे रखा है कि एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग जो है वो है 1260 डिग्री। बाहरी कोण और बहुभुज के आंतरिक कोण के बीच का अंतर बताना है। चलिए कोई बात नहीं, हम अगर एक कोण कोई भी निकाल लें तो दूसरा कोण तो 180 में से घटा के निकाल लेते हैं, फिर अंतर भी बता देंगे। आंतरिक कोणों का योग हमें दिया है इतना। आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है बहुभुज में, वो होता है 180 और इंटू में n-2, ये आपको पता होगा। ठीक है, 180 इंटू में n-2, और ये किसके बराबर है, 1260 के बराबर है। अगर आप 180 से काट दोगे तो 18 सत्ते 126 होता है, तो ये 7 आ गया, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 और 2 9 आ गई, 9 आ गई। 18 सत्ते 126, 7 और 2 9। चलो, n का मतलब 9 आने का मतलब ये हो गया अपने पास भुजाओं का संख्या। अगर भुजाओं का संख्या 9 है तो हम अगर एक्सटीरियर एंगल लिखें यानी कि बाह्य कोण लिखें तो ये कितना हो जाएगा, 360 बटा में n होता है, यानी कि 9, तो 9 चौके 36, ये 40 डिग्री आ गया। और अगर आपको अंतः कोण निकालना है, ठीक है, इंटीरियर एंगल निकालना है, तो इंटीरियर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्त 180, और माइनस में बाह्य कोण होता है, तो इसमें से 40 घटा दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 140। अब हमें अंतर बताना था बाह्य कोण का और अंतः कोण का, तो देखो बाह्य कोण है 40, अंतः कोण है 140, तो अंतर कितने का आ गया, 100 डिग्री का। 100 का मतलब ऑप्शन सी जो है ये सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगले सवाल में आपको क्या दे रखा है। अगले सवाल में दिया है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण आपको 128/4/7 डिग्री दिया है, तो उसके विकर्णों की संख्या और भुजाओं की संख्या का योग बताना है। देखिए, जब भी भुजाओं की संख्या निकालना हो तो आप यही ध्यान रखिए, 360 और बटा में एक्सटीरियर एंगल, ऐसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो ये होता है 360 और बटे में n, जहाँ पर n है नंबर ऑफ साइड्स। और एक्सटीरियर एंगल अगर आप निकाल लेंगे बाह्य कोण, तो 180 में से घटा के अंतः कोण भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर हमने ये कहा कि अगर आंतरिक कोण इतना दिया है तो एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोण कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 180 में से इसको घटा लो। 180 में से हमें घटाना पड़ेगा 128 सही 4/7। कैसे घटाएंगे, देखिए 128 को आप डायरेक्ट घटाइए 180 में से। 128 है तो एक ज़्यादा घटाइए, ऊपर वाला अगर छोटा है 7 से तो एक ज़्यादा आप घटा दीजिए, 129 घटा दीजिए। 129 अगर इसमें से घटाएंगे तो 51 आ जाएगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 3/7। यानी कि ये घटाने के बाद हमारा कितना आ गया, 51 सही 3/7। देखिए, तो इतना आ गया। अब इसके आगे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये बटा में कितना आएगा, 51 सतह हो जाएगा, 7 एकम 7 3 10 का 0, और 5 सतह 35 और 1 36, 360/7 आ गया। अब देखिए, अगर हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ गया 360/7, तो हम नंबर ऑफ साइड्स इजीली निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 360 और बटे में बाह्य कोण, तो बाह्य कोण आ गया है 360 और बटे में 7। ये 360 60 कटेगा तो बाह्य कोण 7 आ गया, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स कितना आ गया, 7। अब अगर नंबर ऑफ साइड्स भुजाओं की संख्या 7 है तो हम विकर्णों की संख्या लिख सकते हैं। डायगोनल कितना हो जाएगा, विकर्णों की संख्या होता है n और इंटू में
n-3/2 कितना होता है, n इंटू में n-3/2। तो n कितना है दोस्त, 7 है, 7 में से 3 जाएगा तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, यानी कि ये 7 दूना 14 आ गया। अब आप देख रहे हैं भुजाओं की संख्या 7 है, विकर्णों की संख्या 14 है, दोनों को जोड़कर बताना था, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21, और 21 अपना आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 3 ठोस धातु के गोले हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघला करके और 18 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर वाले गोले की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, सबसे पहला बात, अगर तीनों को पिघला कर ये बनाया गया है तो तीनों का आयतन जोड़ने पर बड़े वाले के आयतन के बराबर आ जाना चाहिए। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ, लेट से V1, V2 और V3, और तीनों को मिलाकर मान लेते हैं बड़ा वाला V बन गया। ठीक है, तो इनका रेडियस का रेशियो तो हमें पता है कि पहले वाले का रेडियस 1 है, दूसरे वाले का x है और तीसरे वाले का 8 है, और सबसे बड़ा जो बन के तैयार हुआ है उसका व्यास 18 है, तो रेडियस 9 है। रेडियस का अगर रेशियो पता है तो हम वॉल्यूम का रेशियो लिख सकते हैं कि ये 1 होगा, ये x का क्यूब होगा और ये 8 का क्यूब होगा। देखो, ये 8 का क्यूब नहीं लिखा है, ये V3 है पहले वाला। ठीक है, अभी 8 का क्यूब होगा तो ये 512 बन जाएगा, और ये 9 का क्यूब बनेगा कितना, 729। अभी देखो, अगर हम सबकी, हमें पता है कि सबका वॉल्यूम इसके बराबर आएगा जोड़ने पर, तो यहाँ से हम एक्स क्यू की वैल्यू लिख सकते हैं 729, और माइनस में 513, 512 ये वाला और एक ये वाला, तो ये घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा। अगर एक्स क्यूब 216 है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6, यानी कि त्रिज्या 6 आ गई, क्योंकि एक्स त्रिज्या था। अगर त्रिज्या 6 है तो हमें क्या बताना है, सतह का क्षेत्रफल बताना है गोले के। तो गोले का सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है, तो 4 और आर स्क्वायर के बदले में 6 का स्क्वायर 36, और 36 चौक कितना होता है, 144, और पाई का पाई, यानी कि 144 पाई आएगा। ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगले सवाल में दिया है 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात XY है, व्यासों का अनुपात AB है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात लिखिए। देखिए, आयतन का अनुपात का मतलब पाई तो कट जाना है, बस R² H बचेगा। ठीक है, तो R1 का स्क्वायर और H1 बटे में हो जाएगा R2 का स्क्वायर और H2, क्योंकि दोनों में पाई कट जाएगा, पाई R² H होता है, और ये किसके बराबर दे रखा है सवाल में, X अनुपात Y के बराबर दे रखा है, यानी कि X/Y। अभी देखिए, जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात होगा, सीधी सी बात है। साइड लेंथ सब में सेम होता है रेशियो, चाहे व्यास का अनुपात हो, चाहे परिधि का अनुपात हो, चाहे त्रिज्या का अनुपात हो, सब एक समान होता है। तो व्यास का अनुपात अगर AB है तो ये त्रिज्या का जो अनुपात है ये भी AB होगा, लेकिन स्क्वायर लगा है तो हमें भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, A²/B² ये होगा, और इंटू में H1/H2 ये बराबर किसके है, X/Y के। और हमें H1 रेशियो H2 लिखना है, तो यहाँ से हम H1/H2 अगर लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, देखो B² ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा X और B², और नीचे बन जाएगा Y और A²। तो ऐसा कहाँ पर है, ऐसा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी अपना सही उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्त, काफ़ी ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है कि यदि एक शंकु की आधार की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो आयतन मूल शंकु के आयतन से 3 गुना हो जाता है, और शंकु की ऊंचाई मूल शंकु की ऊंचाई से क्या अनुपात होगा ऐसे में। यानी कि रेडियस आप डबल करते हैं तो वॉल्यूम 3 गुना हो जाता है, ऐसे में ऊंचाई का रेशियो क्या होगा, ऊंचाई किस अनुपात में बढ़ा या घटा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है ये 1/3 पाई R² H होता है। इसमें 1/3 और पाई तो कांस्टेंट है, यानी कि जो डिपेंड करना है वॉल्यूम, ये किस पे डिपेंड करना है, R² और H पर डिपेंड करना है वॉल्यूम को, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R² और H के। ठीक है, अब यहाँ से हम ये बात एक लिख सकते हैं, देखिए कि R में कैसे चेंजिंग किया गया है, R डबल कर दिया गया है। R डबल करने का मतलब अगर 2R लिखें इसके बदले में तो ये 4R² आ जाएगा, और वॉल्यूम कितना हो गया है, 3 गुना हो गया है, यानी कि 3 भी हो गया है। अब बताइए जरा कि 4R² को हम किस चीज़ से गुना करें कि 3 भी आ जाएगा। H के बदले में हम यहाँ पर क्या रखें, तो आप बोलेंगे कि H के जगह पर देखिए हमें राइट साइड में 3 चाहिए लेकिन 4 नहीं चाहिए, तो हमें 3/4 से गुना कराना पड़ेगा, 3/4 H से, तभी तो ये 4 कटेगा, और ये R² और H के बदले में हम भी लिख देंगे, और ये 3 का 3 आ जाएगा। यानी कि जो H हमें चेंज करना पड़ेगा, ये 3/4 करना पड़ेगा, यानी कि रेशियो 4/3 आएगा। ऑप्शन बी जो है अपना सही उत्तर है। और अभी लग रहा है मुझे कि आपको नहीं समझ में आया है, तो मैं वापस समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, R² और H जो था ये लेट से बराबर है भी के। अब आपसे ये कहा गया कि इसको कर दिया हमने भाई डबल, ठीक है, यानी कि R के बदले हमने 2R कर दिया, तो 2R का स्क्वायर तो ये 4R² हो जाएगा। इसके बदले में क्या है ये हमें पता नहीं है, और हमें भी के बदले में 3B है ये पता है। अच्छा देखो, अगर हम इस 3 को इधर ला दें तो ये आ जाएगा 4/3 R²
और एक्स और इंटू में 3 भी। अभी आप बताओ 3 भी नहीं, अब केवल भी, क्योंकि हमने 3 को ला दिया है। अब देखो ये सेम है, ये चेंज हो गया है। अभी इधर अगर ये भी के बराबर है तो इधर वाला भी ये पूरा चीज़ इसके बराबर होना चाहिए था। ये इसके बराबर होगा। देखो राइट साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट वाला भी बराबर होना चाहिए था, सीधी सी बात है। जब राइट वाला भी और भी बराबर है तो राइट लेफ्ट वाला भी बराबर होना चाहिए। अब बराबर करने के लिए हम एक्स के बदले में क्या लिखें कि ये वापस इतना बन जाए, तो आप बोलेंगे 4/3 अगर है आर स्क्वायर तो इसे हमें गुना कराना पड़ेगा 3/4 और एच से, तभी ये 3/4 और 4/3 कटेगा और आर स्क्वायर एच आएगा पहले वाले जैसा। यानी कि जो रेशियो है ये देखो, पुराना वाला एच है और नया वाला है 3/4 एच, तो रेशियो कितना कितना बनेगा, एच एच कट जाएगा और 4:3 बन जाएगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली सोच लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता, मैंने पहले वाला जैसे बताया था वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहा गया आपको कि एक बेलन की त्रिज्या 20% कम हो जाती है और ऊंचाई 40% बढ़ जाती है तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। देखिए आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर में 2 बार कमी आएगी और एच 1 बार बढ़ेगा। तो अगर हम मान लेते हैं पहले से वॉल्यूम 100 था, अब आर एक बार अगर 20% कम हो जाएगा तो 80 बन जाएगा, फिर 20% कम हो जाएगा तो 8 दूना 16 कम होगा इसमें से, तो बन जाएगा ये 64। अब कह रहा है 40% बढ़ा दो, तो इसको अगर 40% बढ़ाएंगे तो 140/100 से हम गुना कर लेते हैं डायरेक्ट। ये 10 से 10 अगर 14 को 64 से गुना करेंगे तो 14 चौका 56 और 14 छक 84 और 5 89, इतना हो जाएगा। अब देखो 100 से इतना बन गया तो कितना कम आ गया, 10.4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया है आधार का व्यास है शंकु के लिए कितना, 42 सेंटीमीटर, और इसका सी ए से है, कर्व्ड सरफेस एरिया है 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम क्या होगा। कोई बात नहीं है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। देखिए पहले तो हम ये लिख देते हैं कि वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, शंकु में पाई आर एल होता है, यानी कि 22/7। आर के बदले में 21 हो जाएगा क्योंकि व्यास है 42, और पाई आर एल तो हमें पता नहीं है। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2310। कटाव देखो कटेगा क्या, 21 से अगर एक बार हम लिख दें तो 21 से ये कट जा रहा है 11 बार में, ठीक है, और 0, तो ये 22×5 = 110 हो गया। और एल की वैल्यू कितनी आ गई, 7×5 = 35 आ गई। एल की वैल्यू हमारे पास 35 आ गई और आर की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 21। अब एच की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी आयतन लिखने के लिए। तो ये देखो जरा 3 4 5 पे सेट हो रहा है क्या, ये 5 का 7 गुना है, ये 3 का 7 गुना है, तो ये 4 का 7 गुना आ जाएगा 28, यानी कि हाइट 28 आ गया। अगर हाइट 28 है हमारे पास तो हम वॉल्यूम लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर और एच यही होता है, तो पाई आर स्क्वायर तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। पाई आर स्क्वायर के बदले हम लिख देते हैं कितना, 154। ये कब होता, जब 7 होता तब, लेकिन यहाँ पर 21 है यानी कि 3 गुना है तो ये 9 गुना हो जाएगा, और इंटू में एच लिख लो 28। बस इसी को गुना कराना है 3 से। अगर इसको गुना कटाएंगे आप तो एक 3 से 9 ही कटा देते हैं ना, 3 3 9, और यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है तो यूनिट डिजिट हम चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो यूनिट डिजिट कितना आएगा, इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 8 है, तो 4 3 12 8 96, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, और ऐसा ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी अपना आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल आज के लिए। देखिए भाई इस सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक बेलन काटा जाता है और बची हुई सामग्री मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत होगा ये बताना है। चलिए देखिए ऐसा है, मान लेते हैं कि एक घन है, घन पहले बनाते हैं। अब ये कहा गया है, मान लो इसके अंदर से एक बेलन काटा गया ऐसा, इसके अंदर से अगर आप बेलन काटते हैं तो बेलन काटने के बाद जो शेष बच गया सामग्री, उसका आयतन पुराने वाले पूरा जो घन था उसके आयतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो आप ये समझ लो पहले कि अगर हम रेशियो निकालते हैं, मान लो बेलन का वॉल्यूम ऑफ, एक सेकेंड, बेलन का आयतन और साथ में हम लिख लेते हैं नीचे क्यूब का आयतन, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब। मैंने क्या लिखा आप जरा ध्यान से बात समझिए, मैंने बोला बेलन का आयतन बटा में घन का आयतन, ठीक है, बेलन के लिए मैंने बी लिखा है। अब बेलन का आयतन हम कैसे लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई के लिए अब तो 22/7 भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा लग रहा है, चलो पहले लिख देते हैं, ठीक है, 22/7 हो गया, क्योंकि नीचे घन है तो घन में पाई तो आता नहीं है कि पाई से पाई कटेगा, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर एच, तो आर कितना होगा, मान लो हम ये पूरी साइड अगर ए लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये आएगा a/2 इसका त्रिज्या, ये बात आप भी समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा साइड ए है तो ऐसे भी तो ए होगा, ये बात आप समझ लो, इस तरह से भी ये ए होगा क्योंकि ये घन है,
तो आप ऐसे मान लो इसको a मान लिए हैं, तो इसमें त्रिज्या कितना आ जाएगा, त्रिज्या a/2 आ जाएगा। तो हम आर स्क्वायर के लिए a² 2 के बदले 4 लिख देते हैं, और h के बदले तो a ही होगा, हाइट भी यहाँ पर a के बराबर ही होगा क्योंकि ये घन है। और बटे में ये क्यूब का वॉल्यूम यानी कि घन का आयतन, तो घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, और भुजा हमने a माना है तो a का क्यूब हो गया। अब a के क्यूब से ये क्यूब तो कट गया, और हमारे पास बच कितना गया, ऊपर 22 और नीचे बच गया 7 चौक 28। तो ये हो गया 14 दूना 28 और ये 11 दूना 22, यानी कि VB/VC कितना आ गया हमारे पास, 11/14 आ गया। इसका मतलब पूरे क्यूब का वॉल्यूम अगर 14 था तो उसमें से वॉल्यूम बेलन का जो आयतन है वो 11 है। तो अगर हम 11 घटा देते हैं, देखो कितना बचा यही बताना है, तो बचा कितना, 14 में से 11 कट गया तो 3 यूनिट बच गया, यही बताना है कि 3 इस 14 का कितना प्रतिशत है, तो 14 और गुणा में 100। अब लगभग में बताना है, तो लगभग ये 14 से 7 बार कटेगा, 14 सत्ते 98 और 14 7 21 आएगा, यानी कि ऑप्शन डी है। लगभग में हमें आंसर बताना था निकटतम, तो 21 आएगा निकटतम। ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ लिखावट वाला बात ज़रूर बताइए कि क्या आपको कोई परेशानी होती है ऐसे, या फिर आप एडजस्ट कर सकते हैं, इतना बियर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी वीडियो आ रही है बहुत जल्दी, उसको भी देखना ना भूलिएगा, क्योंकि इस बार अगला जो वीडियो आ रहा है काफ़ी एडवांस लेवल में जाएगा वो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना।